नमस्कार, जय भारत। क्या हाल चाल भाई? चलिए आगे बढ़ा जाए। फटाफट जुड़ जाइए, जितने लोग जुड़ना चाहते हैं फटाफट स्टार्ट किया जाए आज का सेशन। जय भारत, सभी को नमस्कार। नमस्कार नमस्कार नमस्कार। चलिए स्टार्ट करें। अच्छा, एक इंपॉर्टेंट नोटिफिकेशन आपको दे दूं पहले, फिर मैं स्टार्ट कर लेता हूं उसके बाद। ठीक है, एक इंपॉर्टेंट नोटिफिकेशन सुन लीजिए सब लोग। नोटिफिकेशन ये है ना, नोटिफिकेशन ये है कि आप जो अभी आज मोल कंसेप्ट जो चल रहा है उसमें हम लोग मेरे ख्याल से फ्यूजन डिफ्यूजन कर लेंगे, इक्विवेलेंट वेट कर लेंगे थोड़ा, और इक्विवेलेंट वेट चल पड़ेगा, मतलब ठीक है, एन फैक्टर वगैरह चल पड़ेगा। उसके बाद थोड़ा सा रह जाता है मामला, जैसे इक्विवेलेंट वेट के बाद लॉ ऑफ इक्विवेलेंस रह गया और इंपीरिकल फॉर्मूला रह गया, ठीक है, और मिनिमम मॉलिक्यूलर मास रह गया। तो इनके लिए मैंने एक सेशन प्लान किया है कि ये भी करा दिया जाए, ऐसा ना हो कि ये फिर छूट जाए, तो इसको भी करा देंगे। और जिनको जिनको जो है जिनको वो चीजें करनी हो पूरी कायदे से, उनके लिए मैंने 4 लेक्चर का सेशन प्लान कर दिया है इसके आगे का, ठीक है ना। तो आपको पूरा बचा हुआ मोल कंसेप्ट जो थोड़ा बहुत, आवाज नहीं आ रही क्या? एवी क्लियर है क्या अभी? एवी हेलो, एवी क्लियर? एवी क्लियर एक बार जल्दी से लिख दो सब लोग। एवी क्लियर है तो जल्दी से लिख दो फटाफट, फिर आगे बढ़े, टाइम बिल्कुल वेस्ट मत करो, फटाफट एवी क्लियर है तो जल्दी से लिखो। ठीक है, एवी क्लियर है, ओके। अब देखो यहाँ पे जो अभी आज हो जाएगा, आज इक्विवेलेंट वेट तक मामला हो जाएगा। आज हो गई 30 तारीख है ना, आज लास्ट लेक्चर यहाँ पे दिख रहा होगा आपको, ठीक है। तो अब मैं क्या कर रहा हूँ, यहाँ पे एक मैंने बनाया होगा, देखना वहां पे अचीवर कोर्स ऑन मोल कंसेप्ट पार्ट 2, आप चेक करना, आपको लिखा हुआ मिल जाएगा अचीवर कोर्स। एक नया कोर्स बना दिया मैंने जिससे कि आपका बचा हुआ पोर्शन भी करवा ही दिया जाए। अचीवर कोर्स ऑन मोल कंसेप्ट, इसको भी क्यों छोड़ा जाए, इसको भी करवा ही दें, बचा हुआ पोर्शन बात के लिए ना छोड़ा जाए, ठीक है। कॉन्टिन्यूटी में चल रहा है तो एक बार कर लेते हैं इसको, पार्ट 2, ठीक है। अभी लिंक दे रहा हूं, सब दे रहा हूं मैं आपको, सुनते जाइए, आराम से सुनते जाइए, ठीक है। तो ये करा रहा हूं। अब ये कोर्स की जो क्लासेस होगी वो आप सुन लीजिए कैसे होंगी, कैसे कैसे क्लासेस होंगी। इसकी क्लासेस होंगी 1 अक्टूबर, फिर 3 अक्टूबर, फिर 4 अक्टूबर, फिर 6 अक्टूबर, 4 क्लासेस होंगी, ठीक है ना। 1, 3, 4, 6, और इसका जो टाइमिंग सेम रखा है मैंने 8 PM, 1 घंटे 30 मिनट की। हाँ, लॉज ऑफ केमिकल कॉम्बिनेशन भी करा दूंगा मैं उसमें, ठीक है। हाँ बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, लॉज केमिकल काइनेटिक्स वो साइड में चलता रहेगा अपना। देखिए मेन कोर्स जो अपना चल रहा है वो चल रहा है। देखिए आप, क्योंकि आपका जो सेशन स्टार्ट हुआ है वो थोड़ा लेट स्टार्ट हुआ है, बात समझिए थोड़ा ध्यान से, आपका सेशन थोड़ा लेट स्टार्ट हुआ है, ठीक है ना। तो जितने भी लोग अचीवर वाले हैं, अचीवर वालों की कोई क्लास नहीं होगी इस टाइम पे, अचीवर वालों की कोई क्लास नहीं होगी इस टाइम पे, है ना। अचीवर वालों की कोई क्लास नहीं होगी, ठीक है। तो अचीवर वालों के लिए ये कोर्स प्लान किया गया, ठीक है। आगे का मिनिमम मॉलिक्यूलर मास भी उसी में कराया जाएगा, ठीक। मैं क्या क्या करा रहा हूं बता दूं आपसे, अगर कोई सवाल नहीं लग रहा है समझ लीजिए कि सब वहां पे होगा। मिनिमम मॉलिक्यूलर मास कराऊंगा, इंपीरिकल फॉर्मूला कराऊंगा, लॉज ऑफ केमिकल कॉम्बिनेशन कराऊंगा, ठीक, और लॉ ऑफ इक्विवेलेंस करा दूंगा, उसके सवाल लगवा दूंगा, ठीक। ये सब हो जाएगा, मतलब कुछ नहीं छूटेगा, ठीक। तो आप समझ लीजिए 1 अक्टूबर, 3 अक्टूबर, 4 अक्टूबर, 6 अक्टूबर लिख लीजिए। 8 PM से क्लास होगी, 9:30 बजे तक चलेगी। अब मेरी बात सुनिए ध्यान से, कुछ लोग कह रहे हैं कि मतलब क्लासेस मेरी ज्यादा लग रही हैं, मेरी क्लासेस ज्यादा लग रही हैं, तो एक दिन में आपके 3 लेक्चर लगते हैं मेरे ख्याल से, और 1-2 लोग एक्स्ट्रा लेक्चर लेते हैं। अब वो एक्स्ट्रा लेक्चर अगर मैं फिजिकल केमिस्ट्री में कुछ नहीं लूंगा, अगर मैं फिजिकल केमिस्ट्री को बिल्कुल छोड़ दूंगा कि भाई एक्स्ट्रा लेक्चर नहीं लूंगा मैं, ठीक, तो आप समझ लीजिए, है ना, एक्स्ट्रा लेक्चर अगर नहीं लेंगे, आपका जो है जो स्टार्ट हुआ है वो लेट स्टार्ट हुआ है। अगर मैं एक्स्ट्रा नहीं लूंगा चीजें, और अगर एक्स्ट्रा नहीं पढ़ना तो कोई दिक्कत नहीं, आप मेन कोर्स में जब कराएंगे तब कर लेना, ठीक है ना। हाँ, मेन कोर्स में जब कराएंगे तब कर लेना, कोई दिक्कत नहीं मेरे को। जब मेन कोर्स में कराएंगे ना तो आप तब कर लेना। और अगर आपको जिसकी इच्छा हो, मतलब एकदम सेल्फ इच्छा से करिए जो करिए, है ना। आपको अगर मान लो इच्छा हो तो आप करिए, और नहीं इच्छा हो तो आप जब आपका मेन कोर्स में हो तब आप कर लेना आराम से, कोई दिक्कत नहीं, ठीक है ना, तब कर लेना, कोई दिक्कत नहीं। तो हालांकि ये करना इसलिए जरूरी है क्योंकि देखिए अगर आप कुछ चीजें अभी से एक्स्ट्रा नहीं करेंगे, क्योंकि सेशन आपका लेट स्टार्ट हुआ है। अगर आप चाहते हैं कि फिजिकल केमिस्ट्री सबसे बड़ा सिलेबस होता है, फिजिकल केमिस्ट्री बाकियों से बड़ा है, देखिए फिजिकल केमिस्ट्री ऑर्गेनिक से भी ज्यादा है, इनऑर्गेनिक से भी ज्यादा है, ठीक। तो फिजिकल केमिस्ट्री अगर ऑर्गेनिक इनऑर्गेनिक से दोनों से ज्यादा है तो आपको कुछ तो एक्स्ट्रा एफर्ट लगाना पड़ेगा, बराबर। चलिए, तो मैंने आपको बता दी इंफॉर्मेशन कि ये 4 क्लासेस होंगी, और मेरे ख्याल से आपको कर लेनी चाहिए, बाकी आपकी इच्छा है। 1, 3, 4, 6, 8 PM पे क्लास होगी, 8 से 9:30, इसमें पूरा मोल कंसेप्ट जो बचा कुचा पोर्शन है वो मैं करा दूंगा। चलिए अब मैं स्टार्ट करता हूं आगे। तो ये तो कर ही लीजिएगा, उसके बाद देखेंगे क्या करना है क्या नहीं करना।
राइट। अब हम लोग आगे बढ़ जाते हैं। अब मेरे को एक बात बताना जल्दी से, हाँ 4 क्लासेस होंगी, ये मेन क्लास है, ये मेन क्लास, ये डाउट्स क्लासेस नहीं है, ये मेन क्लासेस है। चलो वेरी गुड, आप मेहनत करने के लिए रेडी तो हम क्यों नहीं, बिल्कुल यही यही जज्बा होना चाहिए, ऐसे नहीं कि बस हम तो बस जरा हुआ हम तो लेट गए भी आप नहीं करेंगे अब तो आप मेहनत करिए, दम लगाइए थोड़ा, हर बात पे रोने मत लगा करिए। मेरा नाम एकेएम सर, जिस नाम से मुझे कोचिंग फील्ड में जानते हैं, बीटेक फ्रॉम एचबीडीआई कानपुर, एमबीए फ्रॉम ट्रिपल आईटी इलाहाबाद। शुरू किया जाए सेशन, 10 साल का एक्सपीरियंस, आकाश चलन सर्वोत्तम केमिस्ट्री में इंटर एच इन लोगों का। अजय मिश्रा नाम से मुझे सर्च कर लीजिए अकेडमी पे। अगर अभी तक आपने मुझे फॉलो नहीं किया तो तुरंत फॉलो करिए। जे स्टार लाइव मेरा रेफरल कोड, अपने फ्रेंड को बता सकते हैं। अब मेरे को ये बताइए कि हम लोग लास्ट लेक्चर में लिमिटिंग रीजन कर रहे थे क्या? हेलो, क्या लिमिटिंग रीजन काम चालू करते हैं? क्या लिमिटिंग रीजन कर रहे थे क्या? लिमिटिंग रीजन कर रहे थे क्या? अभी मोल कंटिन्यूटी में चल रहा है तो अभी निपट जाएगा जल्दी से। ये सब हो गया था, देखो ये वाले क्वेश्चन करवा दिए थे मैंने आपको। 12 नंबर डन, लिख दो भाई 12 नंबर डन, तो 12D लिख दो, 12D लिख दो, ठीक है। अच्छा एक और बात, कुछ लोग कह रहे हैं कि भैया जो क्वेश्चन डिस्कस करो वो इसी में कर दो, प्लस में ही कर दो, लाइव अलग से स्पेशल मत लो। अब ध्यान दीजिए, अगर आप प्लस में क्वेश्चन डिस्कस करने लगेंगे ना तो फिर और टाइम आपका कम बचेगा बाकी टॉपिक के लिए। आपको बाकी टॉपिक भी पढ़ने और साइड में मैंने क्वेश्चन प्रैक्टिस भी करा रखी है, तो मतलब वो सब इच्छा अनुसार है। तो क्वेश्चन प्रैक्टिस में करा रहा हूं, अगर आपको ज्यादा क्वेश्चन बहुत नहीं प्रैक्टिस करने तो ठीक है, आपसे लग जाते तो बहुत अच्छी बात है। और मैं इतनी प्लस क्लासेस भी, इतनी स्पेशल क्लासेस भी नहीं लूंगा कि मैं 5-7 ले रहा हूं, मैं 1-2 लूंगा मुश्किल से, 1-2 लूंगा मुश्किल से, है ना, 1-2 लूंगा और उसमें क्वेश्चन प्रैक्टिस कराऊंगा अलग से। क्योंकि देखिए फिजिकल केमिस्ट्री का सिलेबस बड़ा है, 90 लेक्चर मिलते हैं इसको 1.5 घंटे के, राइट। तो 90 लेक्चर मिलते हैं, तो 90 लेक्चर में ऑर्गेनिक और इनऑर्गेनिक बहुत कम सिलेबस होता है, 56 और 60 लेक्चर का होता है। तो फिजिकल केमिस्ट्री बड़ा है, 13 टॉपिक है इसमें कराने, इसलिए ऐसा किया जा रहा है। तो आप थोड़ा समझिए प्लानिंग पे, आप प्लानिंग पे सवाल उठाएंगे। मैंने आपको फर्स्ट डे बोला था, फर्स्ट डे मैंने आपको बोला था आप प्लानिंग पे सवाल उठाएंगे, कैसे कर रहा है, क्यों कर रहा है। आप यहाँ पे आइए और भक्त की तरह पढ़िए अगर आपको मोक्ष चाहिए। नहीं तो अगर आप सवाल उठाते रहेंगे भगवान पे ही तो साहब आप अच्छे भक्त नहीं है, फिर आप इधर उधर भटकते ही रह जाएंगे जीवन भर। ये बात मेरी मान लीजिए, बराबर। तो मैं जो करा रहा हूं आपके भले के लिए करा रहा हूं, करते रहिए उसको आराम से, काम हो जाएगा। 1 साल की मेहनत लगेगी, 1 साल में आपको कॉलेज पहुंचा के छोड़ दूंगा, राइट। बाकी आपकी इच्छा है, समझदार आप ज्यादा है। चलिए 13 नंबर सवाल की तरफ बढ़ेंगे। 13 नंबर सवाल की तरफ बढ़ेंगे तो अगला पॉइंट जो है वो हम लोग को पढ़ना है आज, यूडियोमेट्री। अगला पॉइंट जो हम लोग को पढ़ना है वो यूडियोमेट्री। अब देखिए ध्यान से, स्टोइकियोमेट्री चल रहा था, अचानक से एक टर्म आ गया यूडियोमेट्री। सवाल उठता है यूडियोमेट्री क्या होता है, सवाल उठता है यूडियोमेट्री क्या होता है। तो आप कहेंगे इट इज द स्पेशल पार्ट ऑफ, इट इज द स्पेशल पार्ट ऑफ स्टोइकियोमेट्री। ठीक है। सेकेंड पॉइंट, इन दिस पार्ट वी डील विद absorption of gases, absorption of gases। ठीक है, अब जरा समझिए इसको, समझते हैं क्या कह रहा है। देखिए जो हम स्टोइकियोमेट्री पढ़ते हैं उसका एक हिस्सा है यूडियोमेट्री, जिसमें हम उसी के कंसेप्ट को अलग तरीके से इस्तेमाल करते हैं, है ना। कंसेप्ट वही होंगे स्टोइकियोमेट्री के, लेकिन उसका थोड़ा सा एप्लीकेशन बदलता है। तो इस हिस्से में हम किसकी बातें करते हैं? एब्जॉर्प्शन ऑफ गैसेस की बातें करते हैं। तो गैस कैसे एब्जॉर्ब होगी, कहां एब्जॉर्ब होगी, उसके बेसिस पे स्टोइकियोमेट्री में क्या कंसेप्ट अप्लाई हो सकता है, वो सब इस हिस्से में पढ़ा जाता है। ठीक, तो कुछ इसमें फैक्ट्स आपको पता होने चाहिए। जब आप यूडियोमेट्री के सवाल लगाएंगे तो कुछ आपको बेसिक फैक्ट्स हैं वो पता होने चाहिए। अब देखिए बेसिक फैक्ट्स क्या है, बेसिक फैक्ट्स क्या है वो सुनिए ध्यान से। पहला जो फैक्ट इस्तेमाल होता है इनमें वो ये है कि जो O2 गैस है, ऑक्सीजन गैस, इज एब्जॉर्ब्ड इन पायरोगैलॉल। ठीक है। और आप देखिए इंपॉर्टेंट बात ये भी मैं बताऊं, अब लोग कह रहे हैं कि साहब इतनी क्लासेस हो जाएंगी, उतनी क्लास हो जाएंगी, तो आप देखिए रिकॉर्डिंग भी देख सकते हैं। आप अगर कोई क्लास आपकी रह जाती तो आप रिकॉर्डिंग देख लीजिए ना, बाद में देख लीजिए। जब आप फ्री होते हैं, कभी खाली होते हैं तो रिकॉर्डिंग देख लीजिए, आपका आगे पीछे कुछ चल रहा है तो कभी न्यूमेरिकल डिस्कशन वाली रिकॉर्डिंग देख लीजिए बाद में। तो आपको एडजस्टमेंट बनाना होगा, एडजस्टमेंट कुछ तो बनाना होगा। अगर आपको ज्यादा प्रैक्टिस करनी है, एकदम परफेक्ट बनना है, तो फिर आपको थोड़ी प्रैक्टिस तो ज्यादा करनी पड़ेगी औरों से, ठीक है ना। तो उसके लिए आप पॉजिटिव रहिए थोड़ा सा।
जब मैं यहाँ पे इतना दर्द लेके पढ़ा रहा हूँ भाई साहब, मेरे को भी इतनी क्लासेस लेने में बहुत मजा थोड़ी आ रहा कि अलग से सवाल सॉल्व करूं, 4 स्पेशल क्लासेस लूं। तो आपको भी थोड़ी मेहनत तो करनी चाहिए। एब्जॉर्ब्ड इन टर्पेंटाइन ऑयल, ध्यान दीजिए, यहां पे 2 मैंने आपको डेटा दिए। पहला, अगर आप कभी ऑर्गेनिक पढ़ते होंगे, उसमें एक पॉइंट पढ़ाया जाता है कि जो O2 गैस होती है उसका एस्टिमेशन करने के लिए एक सॉल्यूशन यूज करते हैं ऑर्गेनिक में, जिसको बोलते हैं पायरोगैलॉल। बराबर, पायरोगैलॉल एक सॉल्यूशन यूज करते हैं। कहां से निकाला जाता है? जो ट्रीज होती है, ट्रीज की जो बार्क होती है, उनमें से निकाला जाता है ये सॉल्यूशन। और उनमें से सॉल्यूशन निकाल करके इसका एस्टिमेशन जब किया जाता है, किसका? ऑक्सीजन गैस का, तो वहां पे ये इस्तेमाल होती है ये सॉल्यूशन। बराबर, तो आपको उसमें नहीं जाना कि इसका स्ट्रक्चर क्या है, ये कैसे 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 बना है, उसमें नहीं जाना। अपने को मेन पॉइंट ये दिमाग में रखना है कि ठीक है, एक एक सॉल्यूशन है, बाकी ऑर्गेनिक में बताया जाएगा, उसमें O2 गैस एब्जॉर्ब होती है, तो O2 का एस्टिमेशन होता है इससे। अच्छा, टर्पेंटाइन ऑयल जो मिलता है उसमें किसका एस्टिमेशन करता हूं मैं? O3 का, राइट। इसमें एब्जॉर्ब हो जाती है कौन सी गैस? O3 गैस। तीसरा पॉइंट सुनिए, जो एसिडिक गैसेस होती हैं, जो एसिडिक गैसेस होती हैं, जैसे एसिडिक गैसेस जो होती हैं, जैसे CO2, SO2, ये एब्जॉर्ब होती हैं बेसिक सॉल्यूशन में, आर एब्जॉर्ब्ड इन बेसिक सॉल्यूशंस। बराबर, तो ध्यान दीजिए, ये लॉजिकल पॉइंट आप सोच सकते हैं। देखिए, जो एसिडिक गैसेस होती हैं, जैसे CO2 कैसी गैस है? एसिडिक गैस। आप पानी फेंको, देखो क्या बना देगी? H2CO3, तो एसिडिक गैस है ना। पानी फेंको, क्या बना देगी? H2CO3, तो एसिडिक गैस है, उससे प्रोटॉन निकल सकता है ना आगे चल के। तो ये एसिडिक गैसेस हैं, और एसिडिक गैसेस अपने अपोजिट नेचर वाले सॉल्यूशन में एब्जॉर्ब होती हैं, बेसिक सॉल्यूशन में। एग्जांपल के तौर पे, लाइक किस में एब्जॉर्ब होंगी? जैसे KOH में एब्जॉर्ब हो जाएंगे। बराबर, तो ये KOH जैसों में एब्जॉर्ब हो जाएंगे। एब्जॉर्ब होने का मतलब समझ लीजिए, जैसे आप गैस को पास करेंगे इन सॉल्यूशंस में से, तो गैस एब्जॉर्ब जब हो जाएंगी, तो गैस का जो वॉल्यूम है वो कॉन्ट्रैक्ट हो जाएगा। क्या हो जाएगा? कॉन्ट्रैक्ट। और कॉन्ट्रैक्ट होकर क्या हो जाएगा? वो जाकर के उसके अंदर लिक्विड के अंदर जमा हो जाएगा। तो गैस का जो वॉल्यूम है वो काउंट अप नहीं होगा। तो जब आप फर्दर उसको आगे निकालेंगे मिक्सचर को, तो उसमें जो भी गैस एब्जॉर्ब होगी बीच में से, मान लो रास्ते में इतनी सारी गैसेस जा रही थी, 5 गैसेस, उसमें से O2 लूट ली गई, एब्जॉर्ब कर ली गई, है ना। किसमें एब्जॉर्ब कर ली गई? पायरोगेलॉल में। तो आगे जो मिक्सचर जाएगा उसमें अब O2 नहीं मिलेगी, O2 का वॉल्यूम घट जाएगा। बराबर, तो बात समझ रहे हैं इसका कैसे फैक्ट का इस्तेमाल करेंगे? तो अब एक सवाल लगाते हैं इससे बेस्ड। अब ये हो गया फैक्ट, इस पर मैं आपको एक सवाल लिख रहा हूं, जल्दी से देखते हैं सवाल को। चलिए, एक सवाल करेंगे तो बात परफेक्ट हो जाएगी। मैं सवाल लिख रहा हूं, 90 ml ऑफ pure dry O2 is subjected लैंग्वेज जो है वो पूरी कॉपी कर दे रहे हैं ना, पढ़ते जाइए आप साथ साथ लैंग्वेज, जिससे कि सीधे सवाल स्टार्ट किया जा सके। साइलेंट इलेक्ट्रिक डिस्चार्ज if only 10% of it is converted to O3, the volume of mixture of gases O2 and O3 after the reaction, सवाल पढ़ते जाइए साथ ही साथ, सीधे स्टार्ट कर देंगे। आफ्टर द रिएक्शन will be fill in the blank, comma, and after passing through turpentine oil will be, फिर उसके बाद फिर से फिल इन द ब्लैंक और डॉट। अब देखिए, ध्यान सुनिए, इसमें 4 ऑप्शन आपको दिए गए, 2 आंसर आपको बताने। 4 ऑप्शन में बना देता हूं आपके लिए, जो 2 रिस्पेक्टिवली फिल इन द ब्लैंक्स हैं उनमें आंसर्स हैं। पहला,
दूसरा, तीसरा, और चौथा। सवाल आप पढ़िए, अब इसको करते हैं। जल्दी से मैं पोल स्टार्ट कर रहा हूं, अगर आपको लगाना तो जल्दी से एक बार लगा लीजिए, फिर मैं स्टार्ट करता हूं बताना। चलिए लेट्स स्टार्ट, शुरू करिए फटाफट। नहीं होगा कोई बात नहीं, मैं बताऊंगा, नया सवाल है, नया नई बात है कुछ, तो मैं बताऊंगा ही। तो आप एक बार ट्राई करिए, नहीं होता तो कोई बात नहीं, कोशिश करते रहिए। सभी लोग एक बार कोशिश करिए, थोड़ा दिमाग लगाइए। कुछ लोग गेस कर रहे होंगे, ऐसे ही ऐसे टक टिक कर दे रहे होंगे। ऐसे टिक मत करिए, भले नहीं हो रहा कोई दिक्कत नहीं है, ऐसे टिक मत करिए कि बस यूं आया टिक कर दिया कुछ भी। चलो सुनो, देखिए सवाल में क्या कह रहे हैं, 90 ml आपके पास कौन है, प्योर ड्राई O2 है ना, प्योर ड्राई O2 है, और इसको मैंने सब्जेक्ट किया, यानी कि इसको गुजारा है मैंने साइलेंट इलेक्ट्रिकल डिस्चार्ज से। तो जब ऐसा किया तो पता चला कि जो O2 है उसका कुछ हिस्सा 10% हिस्सा कन्वर्ट हो गया किसमें, O3 में। देखिए खुद ही वो सब कुछ बता रहा है, कह रहा है O2 कन्वर्ट हो गई किसमें, O3 में, खुद ही बता रहा है। देखो अब कैसे हुई, ठीक है कोई रिएक्शन आपने इलेक्ट्रिकल डिस्चार्ज ट्यूब से गुजार दिया, हो गई कन्वर्ट। अब मेरे को कन्वर्ट हो गई तो बताओ इसको बैलेंस कर लेता हूं मैं। बैलेंस कैसे करोगे, इधर 3 इधर 2 है तो इधर 3 लगा लो, इधर 2 लगा लो, बैलेंस हो गई, ये कन्वर्जन। फिर आगे कह रहा है कितने परसेंट कन्वर्जन हुआ भाई, 10%, तो ठीक है 10% कन्वर्ट करा देंगे। कितने ml पहले लेकर के आया, 90 ml, तो 90 ml पहले ले आया, ये लो, ये पहले 0 था। देखिए जो वो कहता जा रहा है बस मैं वो करता जा रहा हूं, है ना, जो वो कहता है लैंग्वेज पढ़ते जाइए और काम आगे बढ़ाते जाइए। 90 ml आपके पास प्योर थी, ये लिख दिया, ये 0 थी लिख दिया, फिर कन्वर्जन कितना हुआ किसमें, O3 में, लिख दिया। 90 का क्या 10% निकाल के माइनस कर दूं, 90 का 10% निकाल के माइनस कर दूं, बताओ 90 का 10% निकालोगे तो कितना आ गया, देखो ये 9, 90 का 10% निकालो तो कितना आ गया 9, तो ये 10% कन्वर्जन हो गया। देखिए t इज इक्वल टू 0 पे ये था, कुछ समय बाद आपने चेक किया, लैंग्वेज आप पढ़ते जाइए, बताइए क्या 10% कन्वर्जन करा दिया मैंने। और बताओ जब 10% मैंने कन्वर्जन करा दिया तो 90 में से कितना चला गया, 9। इतनी बात सबको समझ में आती है क्या, डन। फिर बताओ अगर इसका 3 मोल जाते हैं, अच्छा v प्रोपोर्शनल टू n चल रहा है यहाँ पे, आप मान के चलेंगे कि v प्रोपोर्शनल टू n चल रहा है, क्योंकि देखो मोल तो बदल ही रहे हैं, और मोल बदलेंगे तो वॉल्यूम भी बदलेगा, तभी तो ये देखो ml 90 से बदल के कुछ नया हो जाएगा। तो v प्रोपोर्शनल टू n चल रहा है, बराबर, p और t कांस्टेंट है। तो बताइए अगर इसके 3 मोल जाते हैं तो क्या इसके 2 मोल बनते हैं, O2 के 3 तो O3 के 2, 3 इसके गए तो 2 इसके बने, तो अगर इसके 3 की जगह 9 जाएंगे तो इसके 2 की जगह 6 बनेंगे। क्या ये बात समझ पा रहे हैं, हेलो, 3 जाते हैं O2 के तो O3 के 2 बनते हैं, अगर O2 के 9 जाएंगे 3 गुना, तो भैया O3 के भी तो 3 गुना, यानी कि 2 इंटू 3 यानी कि 6 बनेंगे। यूनिटरी मैटर, 3 रुपए में 2 टॉफी तो 9 रुपए में 6 टॉफी कर लेंगे। तो देखिए इसके 6 बन गए। तो बताओ आखिरी में आपको क्या क्या मिला भैया, ये कितने ml मिला कन्वर्जन होने के बाद, देखो 90 माइनस 9 मतलब कितने ml, 81 ml, और ये कितने ml मिला आपको, 6 ml। तो टोटल मिक्सचर कितने ml मिला आपको, 87 ml। दोनों को जोड़ दो, देखो 90 माइनस 9 ये कितना हो गया, 81, 81, और उधर वाला 6, तो ये 81 और ये 6, दोनों को उठा के जोड़ोगे तभी तो टोटल मिक्सचर का वॉल्यूम मिलेगा ना। तो बताओ 81 प्लस 6 कितना हो गया, 87। तो पहला आंसर यहाँ क्या फिल करोगे, 87 ml। कितने लोगों को बात समझ में आ गया, अंगूठा दिखा दीजिए फटाफट, हेलो, फटाफट अंगूठा दिखा दीजिए, जल्दी समझ में आ गई बात तो, यस, गुड। अब देखो कह रहा है कि इसके बाद जब ये दोनों का मिक्सचर मिल गया, ये दोनों का मिक्सचर मिल गया, क्योंकि पूरा कन्वर्ट नहीं हो पाया, तो ये कुछ है और ये कुछ है और दोनों का मिक्सचर मिल गया। तो आपसे पूछा गया था वॉल्यूम ऑफ द मिक्सचर बताओ ऑफ O2 and O3, तो बताओ कितना वॉल्यूम हो गया, 87 ml। फिर कह रहा है कि इसको गुजार दो, किसमें से गुजार दो भैया, टर्पेंटाइन ऑयल। आपको पीछे फैक्ट मैंने बताया वो ये आपको पता होना चाहिए, नहीं पता तो सवाल फंस जाएगा, इसीलिए मैंने आपको बताया है। बताइए O3 गैस किसमें एब्जॉर्ब हो जाती है, और बस इतने ही फैक्ट से काम हो जाता है, सारे सवाल लग जाते हैं, इसी में घुमाता रहेगा वो। बताना O3 गैस किसमें एब्जॉर्ब हो जाती है, टर्पेंटाइन ऑयल में, टर्पेंटाइन ऑयल में। तो बताइए जब ये मिक्सचर, ये वाला जो मिक्सचर है, अगली स्लाइड में आ जाते हैं। देखिए अब आपके पास O2 है और कौन है भैया, O3 है। बताओ O2 कितनी है, 81 ml है, O3 कितनी है, 6 ml है। तो ये देखो 81 ml है, ये कितने ml है, 6 ml है। अब जब आप इसके मिक्सचर को, ये जो मिक्सचर है इसको आगे गुजारेंगे, किसमें से गुजार रहे हैं इसको बताओ, अगला
टर्पेंटाइन ऑयल में से। और बताइए टर्पेंटाइन ऑयल में से जब आप इसको गुजारेंगे तो आपको क्या सिखाया गया है, कौन सी गैस ये लिक्विड अपने अंदर एब्जॉर्ब कर लेता है? क्या ओजोन रख लेगा अपने पास? ओजोन का कॉन्ट्रैक्शन हो जाएगा। कॉन्ट्रैक्शन होने का मतलब कोई लिक्विड अगर किसी गैस को अपने अंदर एब्जॉर्ब कर लेगा तो बताइए क्या वो गैस का वॉल्यूम वहां से गायब हो जाएगा? भाई वो तो लिक्विड के अंदर चली गई ना। तो बताइए आगे जो आपको मिक्सचर मिलेगा उसमें O3 एब्सेंट, और उसमें अगर O3 एब्सेंट तो बताइए उसमें आपको सिर्फ क्या मिलेगा? क्या उसमें आपको सिर्फ O2 मिलेगा? और सिर्फ O2 मिलेगा तो कितने ml मिलेगा भाई? 81 ml। 6 ml ये कहां गया? ये कहां गया? इस टर्पेंटाइन ऑयल के अंदर एब्जॉर्ब हो गया। हेलो, तो बताइए फाइनल मिक्सचर आपको क्या मिलेगा? O2 मिलेगा। कितने ml? 81 ml। यहां कितने ml था? 87 ml। तो पहले था 87 ml, गुजारने के बाद हो गया 81 ml। दो आंसर आपसे पूछे थे कि बताओ O2 O3 का मिला के वॉल्यूम कितना हो गया था बाद में रिएक्शन के बाद? 87 ml। जब टर्पेंटाइन ऑयल में गुजार दिया तो कितना हो गया? 81 ml। आप चेक कर लीजिए, आंसर है 87 एंड 81। कितनों को बात समझ में आ गई? क्वेश्चन क्लियर? कितनों क्वेश्चन क्लियर है? एक बार सब लोग उठा दिखा दो अगर क्वेश्चन क्लियर है तो। देख लीजिए 87 बाद में 81। डन। चलें भी आगे। 6 कैसे आया? 6 कैसे आया? गुड क्वेश्चन। अरे भैया इसके तो इसके 2 बनेंगे। 3 जाता है तो 2 बनता है, तो बताओ इसके अगर 9 जा रहे हैं, देखो 9 जा रहे हैं तो इसके 6 नहीं बनेंगे। आप कहते उसको 9 कैसे गए? 90 का 10% कन्वर्ट किया। कहते 10% कैसे कन्वर्ट किया? क्वेश्चन में दिया था। कह रहे क्वेश्चन में कैसे दिया था? बनाने वाले ने दिया था भैया, हम क्या कर लें? उससे पूछो जाके। समझ पा रहे? कह रहे पहले 90 था 87 कैसे हो गया? क्यों क्यों नहीं हो सकता? बताना। मोल यहाँ पे कम हो रहे हैं कि ज्यादा हो रहे हैं? भैया पूछ रहे हैं पहले 90 87 कैसे हो गया? अरे पहले 3 ml था, यहां देखो 3 मोल थे, यहाँ 2 मोल है। तो क्या मोल घट रहे हैं कि नहीं घट रहे हैं? मोल घट रहे हैं कि नहीं घट रहे हैं? और मोल घट रहे हैं तो वॉल्यूम भी क्या है? मोल के प्रपोर्शन तो वॉल्यूम भी घटेगा कि नहीं घटेगा? हेलो, चले आगे। चलिए, तो देखिए ध्यान से, कुल मिलाकर के आंसर आ गया ये। अब देखिए जिसका दिमाग चलता है ना, थोड़ा सा कॉमन सेंस जो रखता है, वो क्या करता है? वो 4 ऑप्शन पहले देखता है। अगर मेरे सामने सवाल आएगा तो मैं तुरंत टूट नहीं पड़ूंगा सवाल पे कि आए और बिल्कुल सवाल आओ कहां है और निपटा दूं। मैं थोड़ा दिमाग लगाऊंगा। मैं कहूंगा पहले देखो 90 ml था, और देखो यहाँ पे मोल पहले से 3 से 2 हो रहे हैं, यानी कि मोल कम हो रहे हैं। राइट, मोल कम हो रहे हैं तो मोल अगर वॉल्यूम के प्रोपोर्शनल है तो भैया वॉल्यूम भी कम होगा, और वॉल्यूम भी अगर कम होगा तो 90 से आंसर छोटे आएंगे। पहली चीज। दूसरी चीज, जब आप टर्पेंटाइन ऑयल में से गुजारेंगे, इतना तो सबको पता होगा, टर्पेंटाइन ऑयल में O3 एब्जॉर्ब हो जाती है। तो जब कोई गैस एब्जॉर्ब करेगा तो वॉल्यूम में कॉन्ट्रैक्शन होगा। तो यहां जो आंसर आने वाला है वो इस आंसर से तो छोटा आएगा। तो अगला आंसर ये जो होना चाहिए छोटा होना चाहिए। यहां देखिए बड़ा दिया है 78 से 84, गलत हो गया। यहाँ 81 है, यहां से 87 हो गया, गलत हो गया। समझ पा रहे हैं? बचे सिर्फ 2 ऑप्शन, ए और डी। अब डी आपको थोड़ा चेक करना पड़ जाएगा क्योंकि 2 ऑप्शन उसने ऐसे दे दिए, नहीं तो मैं सवाल ऐसे निपटा देता। हेलो, पहुंच रहा है भैया? वहां अगर एक ऑप्शन वो हल्का सा भी गलत देता ऐसा ही, तो मैं खेल जाता 2 सेकंड के अंदर, मैं कुछ नहीं सॉल्व करता। हल्का सा मेरे को एक ऑप्शन कमजोर और मिलता ना तो मैं ऐसे ही निकल देता फटाफट। तो बताइए 2 ऑप्शन में थोड़ा सा फंस गया मामला, इसलिए थोड़ा लगाना पड़ गया, नहीं तो। लेकिन आप ये सब काम किया करिए, हो सकता है कई बार ये 2 कटे थे, एक और कट जाता अगर, तो फिर तो अपने आप आ जाता। समझ पा रहे हैं? चलें नेक्स्ट कंसेप्ट। नेक्स्ट कंसेप्ट पे चल लीजिए। अगला जो कंसेप्ट है उसका नाम है डिफ्यूजन एंड इफ्यूजन। थोड़ा समझ लीजिए। हालांकि ये जो 2 टर्म है ये मैं पढ़ाऊंगा आपको कहां पे? स्टेट्स ऑफ मैटर जब पढ़ाएंगे तब। लेकिन थोड़ा सा एक सवाल आता है, इसलिए मैं आपको इसकी थोड़ी चर्चा कर ले रहा हूं। देखिए डिफ्यूजन जो होता है, कोई आपसे पूछे डिफ्यूजन क्या होता है तो आप बोलेंगे इंटरमिक्सिंग ऑफ गैसेस। क्या बोलेंगे? इंटरमिक्सिंग ऑफ गैसेस। कोई आपसे पूछे इफ्यूजन क्या होता है भैया, कहेंगे लीकिंग ऑफ गैस। शॉर्टकट में भी समझ रहे हैं, बाकी स्टेट्स ऑफ मैटर जब चलेगा तो वहां पे थोड़ा और बता दिया जाएगा। देखिए यहाँ पे इंटरमिक्सिंग ऑफ गैस चल रहा है और यहाँ पे लीकिंग ऑफ गैस चल रहा है। दोनों में क्या फर्क होता है? जैसे आप एक कंटेनर लो, इस कंटेनर में से इधर से N2 सप्लाई करो, इधर से कोई और गैस सप्लाई कर दो, बराबर। और बताइए जब आप दोनों गैस सप्लाई करेंगे, N2H2 मान लीजिए आपने सप्लाई कर दी, तो इनकी इंटरमिक्सिंग हो जाएगी। तो बताइए जब इंटरमिक्सिंग होगी तो क्यों इंटरमिक्सिंग होगी? मान लो आप नाम भी मत लो, चलो एक जनरल बात कर लेते हैं। मान लो मैं इधर से A गैस सप्लाई कर देता हूं, इधर से मैं मान लो एक A गैस सप्लाई कर देता हूं, इधर से B गैस सप्लाई कर देता हूं। बताइए जब A गैस आप सप्लाई करेंगे तो वो चाहेगी कि पूरा वॉल्यूम ऑक्यूपाई कर ले, क्योंकि गैस के अंदर रैंडमनेस बहुत ज्यादा होती है। और B भी चाहेगी कि वो भी पूरा वॉल्यूम ऑक्यूपाई कर ले, क्योंकि उसकी भी रैंडमनेस बहुत ज्यादा है। तो B भी पूरे वॉल्यूम में फैलना चाहेगी और A भी पूरे वॉल्यूम में फैलना चाहेगी। तो क्या दोनों एक दूसरे की तरफ जाएंगे? तो क्या हो जाएगी? उनकी आपस में इंटरमिक्सिंग हो जाएगी। इसको क्या बोलते हैं? डिफ्यूजन बोलते हैं। समझ पा रहे हैं थोड़ा बहुत?
बाकी ये डिटेल में डिस्कस होगा जब आप स्टेट्स ऑफ मैटर पढ़ेंगे। अच्छा, इफ्यूजन क्या चीज होती है भाई? इफ्यूजन का मतलब होता है आप एक गैस ले लो और एक कंटेनर में बंद कर दो पहले से फिर आप यहाँ पे एक पिन होल कर दो, पिन होल में से एक उसको रास्ता दे दो, तो गैस जो होगी वो प्रेशर डिफरेंस अगर होगा, अंदर प्रेशर हाई होगा, बाहर अगर प्रेशर लो होगा, तो हाई प्रेशर से लो प्रेशर की तरफ गैस अपने आप फ्लो करना शुरू कर देगी। तो ये जो फिनोमिना होता है इसको क्या बोलते हैं? लीकिंग ऑफ गैस। गैस लीक होना शुरू हो गई और इसको बोलेंगे क्या? इफ्यूजन शुरू हो गया। कितनों को दोनों में अंतर समझ में आ रहा है भैया? की पॉइंट बात करिए, ज्यादा विस्तार में वर्णन ना करिए कि निबंध लिख रहे हैं वहां। डिफ्यूजन कोई पूछेगा तो क्या बोलेंगे? इंटरमिक्सिंग ऑफ गैसेस, लीकिंग ऑफ गैस। क्लियर इतनी बात? अब एक सवाल आता है, उस सवाल को हमें समझना पड़ेगा। वो सवाल इफ्यूजन पे बेस्ड है और वो एआईपीएमटी में आया हुआ सवाल है। तो मैं आपके सामने एक सवाल प्रस्तुत कर रहा हूं, तो आइए लगाएं, वो सवाल लगाएं भाई। सवाल इस प्रकार है, एक क्वेश्चन आया है, इसका कंसेप्ट भी समझ, और क्योंकि ये मोल कंसेप्ट में आया था, हालांकि स्टेट्स ऑफ मैटर भी मान सकते हैं उसमें आया था, लेकिन मोल कंसेप्ट मान के चलें तो एक सवाल लगा लेते हैं, बाकी वहां करेंगे। गैसेस स्टेट जब पढ़ेंगे ना तो वहां करेंगे बाकी बातें। अ सर्टेन गैस, एआईपीएमटी 2012 में आया सवाल, टेक्स 3 times as long to effuse out as helium. Its molecular mass will be, और आपको विद 4 ऑप्शन दिए जा रहे हैं। ऑप्शन है 64 और आगे लिखा था यू। यू का मतलब एएमयू होता है भैया, कहीं पर अगर यू लिख दिया जाए ना कि वो समझ जाना एएमयू, तो ये भी एक नोटिफिकेशन समझ लीजिए। 27 यू ऐसा ही लिखा था, बिल्कुल जैसे लिखा था वैसा मैं लिख दे रहा हूं आपके सामने। ये था। चलिए ये सवाल लगाते हैं, हम इसको समझते हैं थोड़ा। अब मैं इसे पोल नहीं करा रहा हूं, मैंने आपको भी क्योंकि इफ्यूजन का लॉजिक नहीं बताया तो मैं इसे पोल नहीं करा रहा हूं, फालतू में टाइम वेस्ट मत करिए, काम पे लगिए। अब आपको देखिए इफ्यूजन समझना है ना? अपना मकसद रहता है कि मतलब टाइम बचाते हुए चलिए और जितना मैक्सिमम आउटपुट दे सकते हैं कम से कम टाइम में उतना दीजिए। चलिए अब सुनिए ध्यान से। अगर आप एक कंटेनर लेते हैं और आप कहते हैं मुझे रेट ऑफ इफ्यूजन पढ़ा दो, रेट ऑफ इफ्यूजन, ध्यान दीजिए, लीकिंग ऑफ गैस पढ़ रहे हैं हम लोग मान लीजिए, तो एक ग्राहम नाम के व्यक्ति थे, उन्होंने एक लॉ दिया था इफ्यूजन के लिए भी डिफ्यूजन के लिए भी, बराबर। उन्होंने कहा था कि अगर आप कोई गैस लीक करा रहे हैं, जैसे कंटेनर है, उस कंटेनर में मान लो आप 2 गैसेस भर दो, 2 अलग अलग सिमिलर कंटेनर है, आइडेंटिकल कंटेनर, एक में आप गैस ए भर दो और एक में गैस बी भर दो और फिर दोनों में पिन होल कर दो, बिल्कुल आइडेंटिकल कंटेनर है, तो बताइए क्या दोनों गैसेस बाहर की तरफ भागेंगी? तो जब उनकी लीकिंग होगी तो रेट ऑफ इफ्यूजन आप उसका कैसे समझाएंगे, उसके बारे में बात कर रहे हैं। तो पहले लॉजिक समझ लें फिर सवाल पे आएंगे। रेट ऑफ इफ्यूजन का मतलब होता है वॉल्यूम एस्केप्ड, कितना वॉल्यूम भाग गया, डिवाइडेड बाय टाइम टेकन, कितने समय में भाग गया। रफ्तार निकालनी है तो भैया रफ्तार कैसे निकलेगी? पर यूनिट टाइम में तो निकालोगे ना, तो ऊपर लिखेंगे वॉल्यूम एस्केप डिवाइड बाय टाइम इंटरवल जो भी लिया गया, तो इसको लिखते हैं वी बाई टी। वी यहां कौन है भैया? वी कौन है? वॉल्यूम एस्केप। टी कौन है? टाइम टेकन, बराबर। अब मान लीजिए मेरे पास एक गैस ए है जिसका रेट ऑफ इफ्यूजन R1 है, दूसरी गैस बी है जिसका रेट ऑफ इफ्यूजन R2 है। इसका वॉल्यूम V1 T1 समय में भाग जाता है लीकिंग करने पे, और इसका जब सेम कंटेनर, बिल्कुल आइडेंटिकल कंटेनर दिए, तो इसका V2 भागता है और T2 टाइम में भाग जाता है। अच्छा, आइडेंटिकल कंटेनर देने का मतलब दोनों को मैंने सेम प्रेशर दिया है और सेम टेम्परेचर दिया है। अगर क्वेश्चन में कुछ मेंशन नहीं तो मैं मान के चलूंगा कि दोनों बिल्कुल सेम प्रेशर और सेम टेम्परेचर पे थे, राइट? तो मतलब बिल्कुल आइडेंटिकल कंडीशन मैंने ए को भी दी और आइडेंटिकल कंडीशन मैंने बी को भी दी। तो बताइए इसका V1 वॉल्यूम भाग गया T1 समय में और इसका V2 वॉल्यूम भाग गया T2 समय में। ऐसा क्यों हुआ? अलग अलग समय में अलग अलग वॉल्यूम क्यों भागे? तो आप कहेंगे क्योंकि इनका जो मोलर मास था वो अलग अलग था, कोई गैस हैवियर थी तो कोई लाइटर थी, कोई हल्की थी तो कोई भारी थी। तो जो भारी होगी, अगर आप एक भारी व्यक्ति और एक हल्के व्यक्ति को दौड़ा दें तो जो भारी व्यक्ति होगा वो धीमे धीमे चलेगा, हल्का वाला कूद कूद के भागेगा। तो बताइए दोनों का क्या, जो दोनों ट्रेवल करेंगे, जो भागने की रफ्तार होगी वो अलग अलग होगी। तो रीजन क्या देंगे? दोनों का
दोनों का वजन अलग अलग है। तो वही लॉजिक यहां भी दे रहे, दोनों का M1 M2 डिफरेंट है, जबकि आपने सेम P और सेम T दोनों को दिया था, राइट। और क्वेश्चन में अगर मेंशन ना हो तो आप मान के चलेंगे कि मैंने सेम P और सेम T दिया है, जब तक वो कुछ कहे नहीं, राइट। अब आप कहेंगे मेरे को समझाओ, तो मैं कहूंगा R1 इज इक्वल टू हो जाएगा V1 अपॉन T1। देखो V बाई टी होता है ना भाई। R2 इज इक्वल टू क्या हो जाएगा V2 बाई T2। एक चीज तो ये हो गई, कह रहे ग्राहम कहां है भैया। एक व्यक्ति था जिसका नाम था ग्राहम, उसने एक कानून बताया, उसने कहा रेट ऑफ इफ्यूजन या डिफ्यूजन जब भी आप निकालेंगे आइडेंटिकल कंडीशंस पे, तो वो रूट एम के इनवर्सली प्रोपोर्शनल आता है। ये बात उसने कहां से निकाली, ये बात उसने एक्सपेरिमेंटल कुछ फैक्ट्स निकाले और चेक किया कि एक मोलर मास M1 वाला लिया, एक M2 वाला लिया, अलग अलग गैसेस ली, उनको आइडेंटिकल कंडीशंस दी, तो पाया कि जो रेट था उनके भागने का वो मोलर मास के इनवर्स आया। पहले तो इनवर्स आया, मतलब मास बढ़ रहा था तो रेट घट रहा था, ये तो लॉजिकल बात है, भारी चीज होगी तो धीमे धीमे भागेगी। फिर उसने चेक किया कि कैसे डिपेंड कर रहा है, तो पता चला रूट एम के इनवर्सली प्रोपोर्शनल आया। लेकिन वो सब कैसे आया, इंपीरिकली काफी सारा डेटा कलेक्ट करने के बाद। वो काफी सारा डेटा जब उसने कलेक्ट किया, बराबर, तो उसके बाद ये कंसेप्ट निकल के आया। और इसको आप उससे भी कनेक्ट कर सकते हैं, कैसे वीआरएमएस वगैरह जो आप पढ़ते हैं, अब आगे जब आप स्टेट्स ऑफ मैटर पढ़ेंगे तो वहां खुलासा होगा रूट मीन स्क्वायर वेलोसिटी क्या होती है, एवरेज वेलोसिटी क्या होती है, वहां से भी बात को कनेक्ट किया जा सकता है कि जिसका मोलर मास ज्यादा होता है उसमें देखिए वीआरएमएस का एक फॉर्मूला आता है अंडर रूट ऑफ 3RT बाई एम जैसा, बराबर। तो वहां से भी कनेक्ट कर लेंगे। लेकिन फिलहाल आप कहिए कि यहां से ग्राहम ने एक लॉजिक ये दे दिया। अब बताइए अगर ये लॉजिक दे दिया तो बताना, आप कहेंगे R1 अपॉन R2 को क्या मैं एक और बात लिख सकता हूं, रूट ऑफ M2 बाई M1। लेकिन ध्यान दीजिए, कोई पूछेगी आप कब लिखेंगे, तो आप बोलेंगे जब आइडेंटिकल कंडीशंस होगी। आइडेंटिकल मतलब क्या, सेम प्रेशर और सेम टेम्परेचर। कितनों को बात समझ में आ गई। ये वाली कंडीशन आप कब लगाएंगे, जब सेम प्रेशर और सेम टेम्परेचर में बातचीत हो रही हो। डन। तो अब मैं सवाल की तरफ बढ़ना शुरू करता हूं। देखिए ये R1 का बेसिक कंसेप्ट है, ये R2 का बेसिक कंसेप्ट है, R1 R2 का रेशियो आ गया, रूट M2 बाई M1। सारी बातों को जोड़ दीजिए। सारी बातों को अगर जोड़ दूं मैं उठा करके, तो बताइए R1 अपॉन R2 को मैं लिख सकता हूं V1 अपॉन T1 अपॉन V2 अपॉन T2 इज इक्वल टू रूट ऑफ M2 बाई M1। अगर आगे क्या लिख दूंगा, एट सेम प्रेशर एंड टेम्परेचर कंडीशन। कितने लोगों को बात समझ में ये पूरा आ गया, ये पूरी लाइन समझ में आ गई। कंक्लूजन ये है, हेलो एक बार सब लोग अंगूठा तोड़ डालो भाई, बिल्कुल मचा दो। बात समझ में आ गई तो अंगूठा तोड़ डालो फटाफट। चले, तो बात अगर आपको ये समझ में आ गई तो सवाल लगा सकते हैं हम लोग, सवाल लगा सकते हैं, सवाल लगाते हैं। ये सवाल है, ये चेक करें भी क्या करना है, देखो। अच्छा आप कितने लगा लेंगे, आप कितने लगा लेंगे सवाल। अब मैं पोल स्टार्ट कर सकता हूं, चलो। अब तो मैंने आपको बता दिया ना, अब तो पोल स्टार्ट कर सकते हैं। चलो पोल स्टार्ट कर लेते हैं, चलिए पोल स्टार्ट कर रहा हूं मैं। अब लगाइए, अब तो लगा सकते हैं आप, पढ़ा दिया मैंने आपको पूरा। तो पहले पूरा कंसेप्ट बता दिया मैंने। ट्रिपल टी सुस्मिता, सर आपके जेस्टन मेथड्स में जल्दी से LR कैसे निकालेंगे। इसके 4 ग्राम तो इसके 32 ग्राम यूज होते हैं, तो अगर इसके 4 ग्राम से कम दिए हैं और इसके 32 ही दिए हैं। एक बात सुन लीजिए, इन्होंने पूछा है प्रतिभा ललित रिफत, चलिए एक बात सुन लीजिए, इन्होंने पूछा कि जैसे इससे आपको लिमिटिंग एजेंट निकालना है तो जल्दी कैसे निकालेंगे। सुनिए ध्यान से, मैं बता देता हूं आपको। देखिए इसके 2 मोल जाते हैं तो इसका 1 मोल चाहिए कंप्लीटली रिएक्ट करने के लिए, राइट। अब सुनना ध्यान से, अगर मैं आपको इसके 2 मोल दे दूं और इसके 1 से कम दे दूं, अगर इसके 2 दे दूं, पूरे 2 ही दे दूं और इसके 1 से कम दे दूं, बराबर, तो बताइए जब इसके 2 जाते हैं तो इसके 1 जाते हैं, बराबर। अब अगर आप कह रहे हैं कि मैं इसको कम दूंगा अमाउंट में, तो भैया यार यूं समझ लीजिए, जैसे मान लीजिए आपसे कहा गया कि इसके 2 मोल, दोनों के 2-2 मोल ले लो, चलो दोनों के 2-2 मोल ले लिए। अब बताओ आप कैसे निकालोगे लिमिटिंग एजेंट कौन है। दोनों के 2-2 मोल ले लिया आपने, 2H2 प्लस 1O2, ये आपसे कह रहा दोनों के 2-2 मोल ले लो, बताओ कौन लिमिटिंग एजेंट होगा। कैसे करोगे, 2/2, और यहां पे क्या करोगे 2/1, तो 2/2 ये हो जाएगा, 2/1 ये हो जाएगा। तो बताओ क्या ये 1 आ गया, ये 2 आ गया। बताओ LR कौन है, ये LR है। अब ये LR है, ये तो आपने इससे निकाला पूरा सॉल्व करके। अगर आप दिमाग लगा के करें, थोड़ा सा दिमाग लगा के करें थोड़ा सा, तो क्या हो गया, देखिए ये LR तो आपको समझ में आ गया ना, ये LR है 2/2 और 2/1, बराबर।
तो बताइए ये LR है, तो इसको अगर आप थोड़ा दिमाग लगा करें तो कैसे करेंगे? देखो, इसके अगर 2 जाते हैं तो इसके 1 जाते हैं, तो इसके 2 के साथ इसके 1 देता, इसके अगर 1 देता, इसके अगर 1 देता, तो दोनों पूरे खत्म हो जाते हैं, दोनों पूरे खत्म हो जाते हैं। लेकिन इसके 2 दे दिए, इसके 2 दे दिए, तो ज्यादा दे दिए, तो ये एक्सेस में, तो फिर ये लिमिटिंग है। हेलो, कितनों को बात समझ में आई? क्या बोला मैंने? फिर सुन लीजिए, फिर सुन लीजिए, लॉजिक समझ पा रहे हैं कैसे एक लाइन में LR निकाल सकते हैं बहुत आराम से? देखो मैंने क्या कहा, इसके अगर 2 मोल लूंगा 2H2, तो फिर 1 O2 चाहिए, यानी कि 1 मोल इसके लो, तो ये दोनों कंप्लीटली रिएक्ट कर जाते हैं क्या? बिल्कुल सही बात है, ये दोनों कंप्लीटली रिएक्ट कर जाएंगे, कोई नहीं बचेगा अगर ऐसा दूंगा तो, बराबर। लेकिन अगर मैं गिवन मोल देता हूं, इसके 2 और इसके भी 2, तो बताइए क्या इसको ज्यादा दे दिया ना भाई? 2 के साथ 1 ही देना चाहिए था, आपने 2 दे दिए, तो क्या ये एक्सेस है? और ये एक्सेस है तो भैया ये LR है, खत्म हो गया, जय भारत। हेलो, समझ पा रहे हैं? लॉजिक पकड़ पा रहे हैं क्या है? अब अगला लॉजिक कैसे? इसके 4 हैं, इसके 32 हैं, इसके 4 ग्राम तो इसके 32 ग्राम। अब अगर आप इसको 32 से ज्यादा देते हो और ये 4 ही देते हो, तो भैया ये 32 वाले से ज्यादा 36 दे दोगे, और इसको 4 ही देते हो, तो ये एक्सेस में हो गया। और एक एक्सेस में हो गया तो दूसरा LR हो गया। कितनों को बात समझ में आ रही क्या बोल रहा हूं मैं? फिर सुन लीजिए क्या कह रहा हूं। अगर इसके आप 4 ग्राम लेते हैं तो इसके 32 ग्राम लेने ही पड़ते हैं, तब रिएक्शन हो पाती कंप्लीट दोनों में। अब अगर आप इसके 4 ही लेते हो, चलो इसके 4 ही ले लिए, और इसके 36 लेके बैठ गया मैं, तो ये एक्सेस में नहीं ले लिया मैंने, और अगर ये एक्सेस में ले लिया तो ये LR हो गया। हेलो, आया कुछ क्या? जिसने पूछा था उसको समझ में आ गई बात? डन है, क्लियर? भाई इसके अगर 4 ही लिए, उसके 32 या 36 ले लिए, तो एक्सेस में हो गया ना, और एक एक्सेस में हो गया तो दूसरा LR हो गया। कर लेंगे, चले आगे बढ़ जाए। वेरी गुड। तो थोड़ा दिमाग लगाया करिए, बहुत चीजें होती है, बहुत तरीके होते हैं, इसीलिए मैं कह रहा हूं थोड़ा पढ़ते रहिए। मैं कुछ एक्स्ट्रा टाइम लेता हूं, एक्स्ट्रा बातें भी बताता हूं। अगर आपका क्लास में कोई व्यक्ति टाइम वेस्ट कर रहा है ना, तो वो गलत है, वो गलत है। लेकिन अगर आकर के आपको कुछ सिखा के जा रहा है बढ़िया 1 घंटे में, 1.5 घंटे में, तो आपको करना चाहिए मेरे ख्याल से। जिंदगी में ऐसा लोग तरसते थे ऑफलाइन में मेरे से पढ़ने के लिए क्लास, और यहाँ आपको मैं घुस घुस के क्लासे पढ़ा रहा हूँ, 1 नहीं 2, तो आपको तो खुश होना चाहिए। A certain gas takes 3 times as long as to fuse out as helium। देखिए एक सर्टेन गैस है जिसका नाम मान लीजिए आप X है, अननोन गैस, बराबर, नाम नहीं बताया ना उसने, तो X मान लिया। और दूसरी गैस का नाम है हीलियम, दूसरी गैस का नाम है हीलियम। आपसे कह रहा है कि मैंने चलो मान लिया कि इसका वॉल्यूम V1 गया, तो इसका वॉल्यूम V2 गया, इसको टाइम T1 लगा तो इसको टाइम T2 लगा, ये सब मैंने लिख दिया। इसका R1 है तो भैया इसका R2 है, इसका M1 है तो इसका M2 है, ठीक है, ये सब मैंने लिख दिया। अब बताओ मेरे को सवाल लगाना है, क्या करेंगे भाई? लिख देंगे R1/R2 इज इक्वल टू, बेसिक तरीके से कर रहा हूं बिल्कुल, देखिए V1/T1, आपको कुछ भी नहीं आता तो भी सुनते जाइए, आ जाएगा, इज इक्वल टू √M2/M1। ये तो लिख ही सकते हैं ना इतना सब लोग, अब बराबर। अब बताइए 1 किसे माना मैंने? इसे, देखो लिख दिया, इसीलिए 1 इसे माना और 2 इसे माना, ठीक है। अब सुनो, आगे सॉल्व करो इसको। देखो आगे सॉल्व करोगे तो पहली चीज है कि कह रहा है कि जो गैस है, सर्टेन गैस 3 गुना अधिक समय लेती है, 3 times as long। इंग्लिश मीडियम में समझिए, 3 गुना अधिक समय लेती है, लॉन्ग मतलब ज्यादा समय ले रही है। तो बताइए कौन ज्यादा है, T1 ज्यादा है या T2 ज्यादा है? अगर कह रहा सर्टेन गैस X नाम की जो गैस है वो हीलियम से 3 गुना अधिक समय लेती है, तो क्या T1 3 times of T2 है? क्या ये बात समझ में आती है आपको? T1 क्या 3 times of T2 है? और बताइए आप समय का कंपैरिजन तो तभी करेंगे, समय का कंपैरिजन आप तभी करेंगे, कह रही एक ज्यादा समय ले रही है, एक कम समय ले रही है, तो क्या करने में? तो आप कहेंगे सेम वॉल्यूम के एस्केप करने में, सेम वॉल्यूम के एस्केप करने में। आप दोनों का जब सेम वॉल्यूम भगाएंगे तभी तो कंपैरिजन होगा भैया, दोनों का सेम वॉल्यूम भगाएंगे तभी तो कंपैरिजन होगा। भाई दो व्यक्ति हैं, उनको सेम दूरी दौड़ाओगे तभी तो कहोगे ना ये 10 सेकंड में दौड़ रहा है, वो 30 सेकंड में दौड़ रहा है। अब आप दूरियां ही अलग कर दोगे तो फिर मतलब ही क्या कंपैरिजन का, राइट? तो मेरे को एक बात बताइए, क्या V1 V2 सेम मानूंगा मैं इस क्वेश्चन में? अंडरस्टूड है, तो V1 से V2 चला गया, डन। और बताइए R1/R2 इज इक्वल टू कितना आ जाएगा? फिर R1/R2 इज इक्वल टू कितना आ जाएगा? क्या T2/T1 आ जाएगा, डन, इज इक्वल टू √M2/M1 लगा दूंगा। M2 कौन सा? ये वाला, ये मतलब कितना? 4, तो यहां लगाऊंगा 4, हीलियम का 4 AMU होता है। और बताइए M1 कौन सा? पता नहीं, तो यहां M1 लिख दिया। अब बताओ T1 कितने गुना है? 3 times of T2 है, तो बताओ T2/T1 कितना हो गया? देखो यहां से देखो, T2/T1 कितना हो गया? ये 1/3 हो जाएगा, देखो चेक करो यहां से, T2/T1 इज इक्वल टू कितना हो गया? 1/3। तो यहां कितना पुट कर दूं बताओ? 1/3। समझ पा रहे हैं? एक लाइन लिख दे रहा हूं मैं अभी आपके लिए, इज इक्वल टू 4/M1। तो बताइए इसका स्क्वायर कर दीजिए तो कितना हो जाएगा? 1/9 इज इक्वल टू
4/m1, तो m1 की वैल्यू कितनी आ गई 36 AMU, और AMU को क्या लिखते हैं हम लोग U। तो आंसर हो गया डी पार्ट। कितना समझ में आ गई बस सवाल? हेलो, जल्दी से बताओ भाई, समझ में आ गई? अंगूठा दिखाओ, आगे बढ़ा जा खटाखट। ओके, चैट खोल लो एक बार जल्दी से, चैट खोल लो भाई, बताना कितने लोगों ने इस तरीके से कर लिया था, कितने लोगों ने इस तरीके से कर लिया था, इस तरीके से खुद से कर लिया था, इस तरीके से। हाँ, V1 V2 इसलिए बराबर भैया, V1 V2 इसलिए बराबर क्योंकि सेम वॉल्यूम एस्केप मानोगे तभी तो टाइम का कंपैरिजन करोगे। अभी बताया मैंने, दो आदमियों को बराबर दौड़ाओगे 10 किलोमीटर, तभी तो देखोगे ना कौन ज्यादा टाइम ले रहा है। कितनों कर लिया था इस तरीके से? नहीं करना था। सुनिए ध्यान से, इस तरीके से करेंगे तो फिर फॉर्म आ जाएगा। अब सुनिए ध्यान से, लेकिन बेसिक कंसेप्ट आपको पहले मैंने बता दिया। डन। अब सुनिए ध्यान से, वहां घटनास्थल पे क्या किया जाता है। घटनास्थल पे देखना, पेन नहीं चलाया जाता, जिसका दिमाग चलता है ना वो जे लगाता है। ये सवाल आ चुका है, देख लीजिए कहां पे, AIPMT 2012 में। अब मेरा कंसेप्ट सुनिए ध्यान से, ये एक्स है, ये हीलियम है, इसको इसको अंडरलाइन देखते हैं ना, ऑडियो वीडियो में मिलाते जाना। इसको हीलियम से 3 गुना ज्यादा समय लगता है, ये 3 गुना ज्यादा समय लेती है एक्स। अगर कोई 3 गुना ज्यादा समय लेती है, इसका मतलब धीमे धीमे दौड़ती है। हेलो, अगर कोई तीन गुना ज्यादा समय लेती है तो क्या धीमे धीमे दौड़ती है? 3 गुना ज्यादा समय लेती है तो क्या धीमे धीमे दौड़ती है? तो यानी कि धीमे धीमे दौड़ती है, ये एक्स धीमे धीमे दौड़ती है। धीमे धीमे क्यों दौड़ती है? क्योंकि भारी है। धीमे धीमे क्यों दौड़ती? क्योंकि भारी है। धीमे धीमे क्यों दौड़ती? क्योंकि ये भारी है। अब सवाल है, इसके दौड़ने, ध्यान दीजिए, इसके दौड़ने यानी इसका जो समय लग रहा है वो 3 गुना अधिक लग रहा है, ये 3 गुना अधिक समय लगाती है, यानी कि ये 3 गुना धीमे भागती है। 3 गुना धीमे भागती है, यानी कि 1/3 रफ्तार से भागती है। 3 गुना धीमी भागती है। बताइए, 3 गुना ज्यादा समय लगाती है तो क्या ये 3 गुना धीमे भागती है? और जो 3 गुना धीमे भागती है वो 9 गुना भारी होगी, वो 9 गुना भारी होगी, क्योंकि भागने का और मोलर मास का ये कनेक्शन है। हेलो, जो 3 गुना धीमे भागती है वो 9 गुना भारी होगी। जो 4 गुना धीमे भागेगी, बता देना जरा चैट बॉक्स में, वो कितने गुना भारी हो गया? हेलो, जो 4 गुना धीमे भागेगी, 4 गुना धीमे भागेगी, कल को सवाल आ गया 4 गुना धीमे भागेगी, कितने गुना भारी होगी? 16 गुना। यस और नो? राइट। तो बताइए, क्या सवाल एक लाइन में खत्म हो गया? क्या बोलूंगा? कहूंगा एक्स के बारे में सोचो जरा, ये 3 गुना धीमे भागती है, 3 गुना धीमे भागती है क्योंकि 3 गुना ज्यादा समय लेती है, 3 गुना ज्यादा समय लेती है तो 3 गुना धीमे भागती है। इसका मतलब ये भारी है, और ये भारी कितने गुना? 9 गुना, क्योंकि ये कनेक्शन है। और अगर ये 9 गुना भारी है तो बताइए ये कितना था? ये 4 था, ये 9 गुना भारी है तो ये 36 AMU होगा। खत्म। OMR टिक करूंगा, यहां अपना नाम लिख के आ जाऊंगा। जेस्टर मस्त। अगला सवाल, कितनों को मौज आ गई? कितनों को मौज आ गई? तो डली कीबोर्ड अगर मौज आ रही। एक लाइन का सवाल था क्या? क्या एक लाइन का ही सवाल था बस? इससे होता है सिलेक्शन भैया, उससे कुछ नहीं होता। जो आपने पहले किया था ना, उससे बस अच्छा लगता है कि हाँ मैं सवाल लगा लेता हूं। फिर सुन लीजिए, ये सब अगर आप वहां घटनास्थल पे इतना लिख करके आएंगे ना, इतना मचा के, तो फिर भैया फॉर्म बिल्कुल रेडी है। आवाजें आती है वहां पीछे से, ले जाओ ना फॉर्म, ले जाओ ना फॉर्म, ये सब लिखते हैं जब आप। वहां क्या करना था? बस देखो क्या करना था। फिर सुन लेना ध्यान, जिसको चमका नहीं क्या कह रहा हूं, फिर सुन लीजिए। कह रहा हूं एक्स जो है वो 3 गुना, लिखना कुछ नहीं है सब यहां। एक्स जो है वो 3 गुना अधिक समय लेती है, यानी कि वो 3 गुना धीमे धीमे भागती है। और अगर वो 3 गुना धीमे धीमे भागती है तो उसका मोलर मास 9 गुना ज्यादा होगा। देखिए, अगर ये 3 गुना धीमे भाग रही है तो ये 9 गुना ज्यादा होगा। ये 9 गुना होगा तभी तो ये 1/√9 यानी कि 1/3 आएगा ये। डन। और अगर ये 9 गुना भारी है तो ये 4 है, तो ये 9 गुना भारी है तो ये 36 है। OMR भरूंगा, भागूंगा। चलें नेक्स्ट। अगला कंसेप्ट, ये सब खत्म हो गया। अभी इसका सवाल भी लगवा दिया मैंने आपको। अब हम लोग चलते हैं इक्विवेलेंट वेट की तरफ। नया कंसेप्ट है, नया कंसेप्ट है इक्विवेलेंट वेट। अभी बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि जब तक फिजिकल चलेगी तब तक ये आता ही रहेगा, बार 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 आपकी जिंदगी में आता ही रहेगा, घूम फिर के। अभी आएगा सॉल्यूशन में, आएगा फिर इलेक्ट्रो में, आएगा हर जगह ही आता रहेगा। तो अगर आपको ये नहीं आया तो ये इतनी बार आएगा कि आपको हर बार ये दर्द देगा, क्योंकि आपको अगर ये नहीं आया तो ये हर बार आएगा। तो इसलिए आप इसको सीखिए। पहला पॉइंट सीखिए, इक्विवेलेंट वेट को ई से रिप्रेजेंट करते हैं। तो बहुत बार जो है ना उसको सीख लेना चाहिए, नहीं तो जब जब वो आएगा। ठीक है, इक्विवेलेंट वेट इज यूनिटलेस। इक्विवेलेंट वेट इज यूनिटलेस, पहला पॉइंट। सेकंड पॉइंट, इट इज जस्ट अ नंबर।
इट इज जस्ट अ प्योर नंबर। ये एक नंबर है बस। अब पूछें कैसे। तीसरा पॉइंट, इफ इक्विवेलेंट वेट it is just a number. If equivalent weight is represented in gram, then it is known as gram equivalent weight. ध्यान दीजिए क्या कह रहा है। पहला पॉइंट जो उसने बोला कि इक्विवेलेंट वेट भैया यूनिटलेस होता है, ये सिर्फ एक नंबर है, एक संख्या है। कहेगा वो संख्या है तो संख्या के आगे अगर आप उसको ग्राम में रिप्रेजेंट कर देते हैं तो वो ग्राम इक्विवेलेंट वेट बन जाता है। जैसे पहले मैंने आपको बताया था रिलेटिव एटॉमिक मास क्या होता है, संख्या होती है, और अगर आप उसको ग्राम में रिप्रेजेंट कर देते हैं तो वो ग्राम एटॉमिक मास बन जाता है। बता चुका पहले मैं आपको ये बात। अब सुनिए ध्यान से, इसकी डेफिनेशन सुनिए। इसकी डेफिनेशन बहुत जहरीली टाइप की है। इसकी डेफिनेशन लोगों को समझ में नहीं आती, बहुत भारी डेफिनेशन है। डेफिनेशन ऑफ इक्विवेलेंट वेट सुनिए। इट इज इक्वल टू, पहले लिख लेते हैं, फिर मैं आपको उसको डेफिनेशन को एकदम धागे खोल डालूंगा उसके। लोग याद करते हैं, मैंने आपको इतने कंसेप्ट दे दूंगा उसमें कि आपको दिखने लगेगी। ध्यान सुनते जाइएगा बस। इट इज इक्वल टू द नंबर ऑफ पार्ट्स by mass, number of parts by mass of any substance, कोई भी सब्सटेंस ले सकते हैं आप। सब्सटेंस में सब आ जाते हैं, एलिमेंट भी आ जाएगा, कंपाउंड भी आ जाएगा। विच, अब यहां से कहानी शुरू होती है। आगे क्या, नंबर ऑफ पार्ट्स काउंट करें, लेकिन क्या करवाएं उससे, तो आगे कहानी शुरू होती है। विच combine or displace, पहला पॉइंट ये। दूसरा पॉइंट है डायरेक्टली और इनडायरेक्टली। ध्यान सुनते जाइए जरा, डायरेक्टली और इनडायरेक्टली। अभी हर लाइन का मतलब खोल डालूंगा मैं, हर बात का मतलब, डायरेक्टली और इनडायरेक्टली। फिर एक कॉमा लगाइए, फिर आगे किसके साथ कंबाइन कराएं, 1.0 या किसको डिस्प्लेस कराएं, 1.008 पार्ट्स बाय मास ऑफ H, अथवा दूसरा ऑप्शन है 8 पार्ट्स ले लीजिए आप बाय मास ऑफ O। तीसरा ऑप्शन है आपके पास अथवा लगा के 35.5 पार्ट्स बाय मास ले लो, और इस बार ले लो Cl के, अथवा लगा के अगला है 108 पार्ट्स बाय मास, 108 पार्ट्स बाय मास, और इस बार ले लो सिल्वर के। यहां डेफिनेशन खत्म होती है। अब देखिए डेफिनेशन क्या बहुत जहरीली टाइप की लग रही है, पढ़ के देखिए। जहरीली डेफिनेशन लग रही है, इतनी बड़ी डेफिनेशन है, क्या बना रखा है, कहीं याद ही नहीं होती दिमाग में। कहीं आज भी याद कर रहे हैं, पढ़ने वालों की बात नहीं कर रहा हूं, आज भी याद कर रहे हैं, कह रहे याद करके जाता हूं, पढ़ाने जाता हूं। तो लॉजिक समझिए साहब, खोल डालूंगा इसको पूरा। अब सुनिएगा, खोल डालूंगा इसको पूरा। क्या कह रहा है, कह रहा है कि इक्विवेलेंट वेट क्या होता है भाई, तो कहेंगे एक नंबर ऑफ पार्ट्स, मतलब टुकड़े, नंबर ऑफ पार्ट्स मतलब टुकड़े। कैसे टुकड़े, बाई मास वाले टुकड़े, मतलब मास के कितने टुकड़े किसी भी सब्सटेंस के। सब्सटेंस मतलब एलिमेंट या कंपाउंड कुछ भी ले सकते हैं, जिसका भी आपको इक्विवेलेंट वेट निकालना है वो ले लीजिए आप। एलिमेंट का निकालना तो भैया एलिमेंट के ले लो, कंपाउंड का निकालना तो भैया कंपाउंड ले लो। पहले डेफिनेशन की इंग्लिश समझ लीजिए। अभी मैं लॉजिक नहीं बता रहा हूं, अभी मैं आपको इंग्लिश सिखा रहा हूं, है ना, इंग्लिश मीडियम। इट इज इक्वल टू द नंबर ऑफ पार्ट्स बाय मास ऑफ एनी सब्सटेंस, मतलब कोई भी सब्सटेंस जिसका आप इक्विवेलेंट वेट निकालना चाहते हैं, उसके कितने टुकड़े, नंबर ऑफ पार्ट्स बाय मास, वजन के हिसाब से, उसके कितने टुकड़े वजन के हिसाब से। क्या करते हैं, क्या देखो क्या करते हैं, कहेंगे कंबाइन करें या डिस्प्लेस करें, दोनों में से जो भी हो रहा हो देख लो। या तो कंबाइन कर रहे होंगे या तो डिस्प्लेस कर रहे होंगे, या तो डायरेक्टली कर रहे होंगे या तो इनडायरेक्टली कर रहे होंगे। किसको कर रहे होंगे, इसके इतने टुकड़े को कर रहे होंगे, 1.008 पार्ट्स बाय मास ऑफ H को कर रहे होंगे, या फिर 8 पार्ट्स बाय मास ऑफ O को कर रहे होंगे, या फिर 35.5 पार्ट्स बाय मास ऑफ Cl को कर रहे होंगे, या फिर 108 पार्ट्स बाय मास ऑफ सिल्वर को कर रहे होंगे। इनमें से किसी को भी इनमें से किसी को भी उस अज्ञात व्यक्ति के जितने टुकड़े
जितने टुकड़े बाई मास या कंबाइन करें या डिस्प्लेस करें या डायरेक्टली करें या इनडायरेक्टली करें, इनमें से किसी को भी, वही उसका इक्विवेलेंट वेट है, वही उसका इक्विवेलेंट वेट है। कोई अननोन व्यक्ति आया, या तो वो H से कंबाइन हो रहा होगा या H को डिस्प्लेस कर रहा होगा, या तो O से कंबाइन हो रहा होगा या तो O को डिस्प्लेस कर रहा होगा, या तो Cl से कंबाइन हो रहा होगा या Cl को डिस्प्लेस कर रहा होगा, या सिल्वर से कंबाइन हो रहा होगा या सिल्वर को डिस्प्लेस कर रहा होगा। तो आप क्या देख लो, और या डायरेक्टली कर रहा होगा और डायरेक्टली नहीं कर रहा होगा तो इनडायरेक्टली तो कर ही रहा होगा कहीं ना कहीं, किसी ना किसी रिएक्शन में। तो आप क्या कर लो, अननोन व्यक्ति को लाओ और चेक करो कि इस आदमी के कितने टुकड़े इन चारों के इतने इतने टुकड़ों में से किसी को भी कंबाइन या डिस्प्लेस कर रहे हैं। जितने टुकड़े कर रहे हैं वही उसका इक्विवेलेंट वेट है। कितनों को लैंग्वेज समझ में आई क्या चल रहा है? लैंग्वेज कितनों को समझ में आई? क्या बोला मैंने, फिर सुन लीजिए। एक अज्ञात व्यक्ति लाइए, ये है अज्ञात व्यक्ति, गोला बना दिया। अब इसके कितने टुकड़े, हाउ मेनी पार्ट्स बाय मास, क्या कर रहे हो, कंबाइन कर रहे हो या डिस्प्लेस कर रहे हो, डायरेक्टली कर रहे हो या इनडायरेक्टली कर रहे हो रिएक्शन के अंदर, किसको, इन चारों में से किसी को, इन चारों में से किसी को, किसको किसको, कौन कौन सामने आपके, H है, O है, Cl है, Ag है। इसके कितने कितने टुकड़े, 1.008 टुकड़े बाई मास, इसके 8 टुकड़े बाई मास, इसके 35.5 बाई मास और इसके 108 पार्ट बाई मास। इनमें से किसी को भी अगर वो कंबाइन या डिस्प्लेस कर रहे हैं तो देख लीजिए कितने टुकड़े की इसकी जरूरत पड़ रही है, जितने की पड़ रही है वो इसका इक्विवेलेंट वेट है। कितनों को डेफिनेशन कुछ हद तक समझ में आई? अभी पूरी नहीं आई होगी, अभी तो मैं खोलूंगा ना, अभी तो मैंने कहा ना, अभी मैं इंग्लिश बता रहा हूं, आई एम सो इंग्लिश। ठीक है, तो इंग्लिश, अब मैं आपको कंसेप्ट दिखाता हूं। अब कंसेप्ट देखिए यहां से, ये तो इंग्लिश इंग्लिश हो गया, इंग्लिश इंग्लिश तो ठीक है, थोड़ा थोड़ा आना चाहिए आपको। अब मैं आपको कंसेप्ट की बात बता रहा हूं, ध्यान सुनिएगा। मैं कहता हूं कोई एग्जाम्पल ले लेते हैं। कह रहे क्या लोगे, कह रहे सीओ ले लो। ठीक, कहता क्या निकालना है, कह रहे इक्विवेलेंट वेट निकालना है। किसका, सीओ का। बताइए इसमें जो कॉपर है वो ऑक्सीजन के साथ क्या कर रहा है, इसमें जो कॉपर है वो ऑक्सीजन के साथ क्या कर रहा है, कंबाइन कर रहा है या डिस्प्लेस कर रहा है, कंबाइन कर रहा है। ओके, अंडरलाइन कर लेते हैं भाई, जो कर रहा है वो करते जाते हैं, कंबाइन कर रहा है। अच्छा, डायरेक्ट कर रहा है या इनडायरेक्ट कर रहा है, डायरेक्ट या इनडायरेक्ट कर रहा है, डायरेक्ट या इनडायरेक्ट, डायरेक्ट कर रहा है। ओके, इसको भी कर लिया, ठीक है। अच्छा, उसके बाद किसको कर रहा है, किसको कंबाइन डायरेक्ट कर रहा है, किसको कंबाइन डायरेक्ट कर रहा है, इन चारों में से किसी का नाम लिया उधर क्या, हाँ किसको कर रहा है भैया, ओ को कर रहा है। ठीक है, तो ये पकड़ लिया, इसको अंडरलाइन, बुरे बुरे पकड़ लीजिए। देखिए अब डेफिनेशन मॉडिफाई हो गई। अब मेरे को निकालना क्या, अब मेरे को निकालना क्या, इक्विवेलेंट वेट ऑफ कॉपर। मैं कहूंगा इक्विवेलेंट वेट ऑफ कॉपर वो होगा, इसका आंसर, इस क्वेश्चन मार्क का आंसर वो होगा जितने टुकड़े कॉपर के, जितने टुकड़े कॉपर के, अगर मैं कॉपर के वो टुकड़े निकाल लूं जो टुकड़े क्या करते हो। देखिए अच्छा, एलिमेंट है या कंपाउंड है, किसका, ई निकाल लो। हाँ ये भी टाइप कर लो, एलिमेंट है कंपाउंड है, किसका निकालना है, किसका निकालना है, एलिमेंट का। ठीक है, ठीक है ना भाई। चलो अब डेफिनेशन शुरू करते हैं। अब मैं काम काम की बातें उठाऊंगा, मेरे को इक्विवेलेंट वेट ऑफ कॉपर चाहिए, इन सीओओ चाहिए, तो मैं बताना काम काम की चीजें उठाऊंगा, बाकी छोड़ दूंगा, क्योंकि डेफिनेशन सबके लिए है। तो काम काम की चीजें उठाऊंगा तो क्या बोलूंगा, सुनना ध्यान से। कहूंगा कॉपर का इक्विवेलेंट वेट क्या होगा, इट इज इक्वल टू द नंबर ऑफ पार्ट्स बाय मास ऑफ एलिमेंट, बाय मास ऑफ, सीधे कूद के कहां जाऊंगा, एलिमेंट, क्योंकि एलिमेंट की बात हो रही है, बाय मास ऑफ एलिमेंट विच कंबाइन, अब डिस्प्लेस नहीं बोलूंगा, विच कंबाइन डायरेक्टली 8 पार्ट्स बाय मास ऑफ ओ। हेलो, क्या डेफिनेशन में से अपने काम की डेफिनेशन निकाल लूंगा क्या, डेफिनेशन। आज आपको अगर इक्विवेलेंट वेट ना समझ में आए साहब, तो आप समझ लीजिएगा धरती पे फिर समस्या आपके भीतर है। आज मैं समझा रहा हूं, बहुत लॉजिकल तरीके से बता रहा हूं, सुन लीजिए ध्यान से मैं क्या बोल रहा हूं। अगर मेरे को कॉपर का इक्विवेलेंट वेट चाहिए ना, कॉपर का इक्विवेलेंट चाहिए, इसके अंदर चाहिए, तो मैं इसमें से अपनी काम की डेफिनेशन निकाल लूंगा। क्या कहूंगा, इट इज इक्वल टू, सुनिए डेफिनेशन क्या बोल रहा हूं, इट इज इक्वल टू नंबर ऑफ पार्ट्स बाय मास ऑफ कॉपर, मतलब एलिमेंट, विच कंबाइन डायरेक्टली विद 8 पार्ट्स बाय मास ऑफ ओ। हेलो हेलो, आया क्या, अरे आ गया तो एक बार तोड़ डालो। तो क्या काम की डेफिनेशन निकाल ली, कल को कोई और आएगा उसके काम की डेफिनेशन निकालूंगा। क्या समझ पा रहे हैं आप, कुछ याद रखने का नहीं। मेरे साहब ये डेफिनेशन पूछे, मैं फिर से आपको लिख के दिखा दूंगा साफ साफ, बिल्कुल नींद में उठ के लिख के, क्योंकि लॉजिक क्लियर है मेरे को। मैं याद कुछ नहीं रखता हूं क्योंकि भूलने का खतरा बना रहता है, इसलिए मैं किसी को याद नहीं रखता। अब देखिए ये कह रहा है कि साहब इक्विवेलेंट वेट निकालिए कॉपर का। तो मैं क्या करूंगा, मैं देखूंगा, चैट ऑफ कर रहा हूं, सुनिए ध्यान से। मैं देखूंगा कि बताना कॉपर का एक मोल ऑक्सीजन के एक मोल से कंबाइन होता है, ऑक्सीजन के एक मोल से क्या होता है, कंबाइन होता है। कैसा होता है कंबाइन, डायरेक्टली होता है,
कैसे होता है कंबाइन? डायरेक्टली होता है। अच्छा, फिर मैं क्या सोचूंगा, इसके 1 मोल की जगह पे इसका मास लिख दूंगा। 1 मोल की जगह इसका मास लिख दूंगा, कितना? 16 ग्राम हो। और इससे कंबाइन डायरेक्टली कौन हो रहा है? बार बार ये नहीं लिख रहा हूं, अंडरस्टूड है, कंबाइन डायरेक्टली अंडरस्टूड है, बार बार लिखा हुआ है। इसके 1 मोल का मास लिख दूंगा, कितना भी है इसके 1 मोल का मास? 63.5 ग्राम। तो क्या बताइए, क्या मैं ऐसा कह सकता हूं कि 63.5 ग्राम कॉपर कंबाइन होता है डायरेक्टली 16 ग्राम ओ के साथ? हेलो, बात समझ पा रहे हैं? तो बताइए अगली लाइन में मैं क्या निकालूंगा? अगर 16 ग्राम के साथ, उल्टा ऐसे सोचूंगा, देखो, अगर 16 ग्राम के साथ 63.5 ग्राम कॉपर कंबाइन होता है, तो 8 ग्राम के साथ अगर ऑक्सीजन लूं तो कितना कंबाइन होगा? क्या निकाल लूंगा? क्या निकाल लूंगा? बताओ, 16 के साथ अगर इतना कंबाइन होता है तो 8 के साथ कितना? कह रहे एक के लिए निकालो पहले। कह रहे 16 के लिए इतना, तो एक के लिए तो निकाला ही नहीं, मैं बुरा मान जाऊंगा। अरे भैया सीधे कर लो ना यार, आधा हो रहा है। 16 का आधा 8 होता है, तो क्या इधर भी आधा कर दूं? क्या 63.5/2 ग्राम कॉपर लिख दूं डायरेक्ट? अरे ठीक है भैया, 16 से इतना तो 8 से उसका आधा, सामान्य इतना पड़ा होगा ना जीवन में मैथ्स। तो बताइए, क्या देखो वो आ गया? देखो वो आ गया। कौन है वो? ध्यान दीजिए, वो इक्विवेलेंट वेट है। कितनों को चमक गया? इक्विवेलेंट वेट दिख रहा है कितनों को? कितनों को इक्विवेलेंट वेट दिख गया? हेलो, दिख जाना चाहिए भैया अब तक, दिख जाना चाहिए अब तक। देखिए ध्यान से पढ़िए, 8 टुकड़े बाई मास ऑक्सीजन के साथ कितने टुकड़े बाई मास कॉपर के जुड़ रहे हैं डायरेक्टली? कितने टुकड़े कॉपर के जुड़ रहे हैं डायरेक्टली? वही तो वो है। देखो वो आ गया, देखो वो आ गया। कितनों को समझ में आ गई बात? कितनों को कंसेप्ट एकदम क्लियर दिखाई पड़ने लगा? एकदम दिखाई पड़ रहा है, हवा में दिखना चाहिए, नाचना चाहिए साहब, इक्विवेलेंट वेट क्या चीज है। ऐसा नहीं कि मैं याद करता हूं, कल भूल जाता हूं, परसों फिर पढ़ूंगा। काम ऐसा करिए कि दोबारा करने की जरूरत ना पड़े साहब जिंदगी में। एक बार करिए और बस फाइनल हो जाना चाहिए, लेकिन फिर उसमें वो बात होनी चाहिए उस काम में। ऐसा नहीं होता है। चलो ठीक है, ओके, डन। चलो आगे बढ़े। अब मैं क्या कह रहा हूं, देखिए डेफिनेशन आप पढ़ लीजिए ध्यान से। डेफिनेशन ये थी, किसी का भी इक्विवेलेंट वेट निकालना हो, जैसे कॉपर का निकालना था, तो आप ये निकाल लिया करिए कि उस व्यक्ति के, जो कॉपर है, उस व्यक्ति के कितने टुकड़े, देखो कितने टुकड़े, इतने टुकड़े कॉपर के, इतने टुकड़े बाई मास, सुनते जाना, कॉपर एक एलिमेंट है, उसके इतने टुकड़े बाई मास बोलता हूं तो किस पे आ जाता हूं? ग्राम पे। बाई मास कंबाइन होते हैं डायरेक्टली ऑक्सीजन के 8 टुकड़े बाई मास के साथ, और जितने कंबाइन होते हैं वही तो इक्विवेलेंट वेट होता है। डन है क्या? सबको चमकना चाहिए भाई मामला। तो क्या इस तरीके से आप निकाल सकते हैं? ये बेसिक, बराबर। अब देखिए अगला सवाल आपसे पूछता हूं, आप बता देना अगर आपको समझ में आ गई बात तो पहुंचाना मेरे तक भाई। मैं कहता हूं कंपाउंड में चेंज कर देता हूं, और बताना कंपाउंड चेंज करके Cu2O, कितना कॉन्फिडेंस आ गया कि भैया मैं इस बार निकाल दूंगा? डायरेक्टली ये कैसे आ गया भैया? समझ में आ रहा है? भैया कॉपर के साथ ऑक्साइड बना बैठा है, कॉपर की खोपड़ी पे उसका ऑक्सीजन चढ़ के बैठा हुआ है, उसके ऊपर लेयर चढ़ा के बैठा है। कॉपर नेचर में लेकर के आओगे तो उसका ऑक्साइड बन के बैठा हुआ, तो डायरेक्ट ही तो कंबाइन, क्या किसी से कैसे घूम के रिएक्शन से कंबाइन कर रहा है? क्या डायरेक्ट ही तो कर रहा है? करें डायरेक्ट कैसे कर लिया? कैसी कैसी बातें करते? आप सुनिए ध्यान से, थोड़ा तो लगाया करो यार। देखिए यहां पे क्या करूंगा, बेसिक कंसेप्ट चल रहा हूं बिल्कुल। 2 मोल कॉपर क्या 1 मोल ऑक्सीजन से जुड़ रहा है? देखो चलो चेक करो, क्या लिखूंगा? 2 मोल Cu जुड़ता है किससे? 1 मोल O से। सामने ही तो जुड़ रहा है, और कितना डायरेक्ट, और कैसे डायरेक्ट करे? मतलब भैया कॉपर 2 मोल आकर के ऑक्सीजन के 1 मोल जुड़ के कंपाउंड बना रहा है, इसको डायरेक्ट नहीं कहेंगे तो किसे पे डायरेक्ट कहेंगे? मारने लगे क्या ऑक्सीजन को पकड़ के? करें डायरेक्ट कैसे हो गया? और क्या कर ले डायरेक्ट करने के लिए? दौड़ा लेगा क्या उसको? कंबाइंस डायरेक्टली, बराबर। अब बताइए कंबाइंड डायरेक्टली के बाद अगली लाइन क्या लिखोगे? बोलो जल्दी से। 2 मोल कॉपर का मास लिख दोगे, कितना होता है बता? 2 मोल कॉपर का मास 2 इंटू 63.5 ग्राम कॉपर, यानी कि ये कंबाइन होता है किसके साथ? 1 मोलों के साथ। 1 मोल का मतलब कितने ग्राम? जो लिखा है वो लिखते जा रहा हूं, 16 ग्राम हो। ठीक है, कंबाइन डायरेक्टली। फिर बताना अगली लाइन में क्या करूंगा, ये निकालूंगा कि 8 ग्राम अगर मैं इसके लेता तो इसके साथ कितने कंबाइन करते हैं? जितने इसके कंबाइन करते हो वही है आंसर।
8 ग्राम ओ के साथ जितने कंबाइन करते हैं वही है आंसर कॉपर के इक्विवेलेंट वेट का। क्या समझ में आ रहा है बात को? तो इस क्वेश्चन मार्क का जवाब ढूंढ लो तो आंसर आ जाएगा क्या? इस क्वेश्चन मार्क का जवाब ढूंढ लो तो आंसर आ जाएगा क्या? तो जल्दी से ढूंढ लेते हैं इसका जवाब। इसका जवाब ढूंढिए जल्दी से आप। देखिए इसका जवाब होगा, इसका जवाब होगा 16 से इतने तो 8 से इसके आधे, इसके आधे मतलब डिवाइड कर दो भैया। अब देखिए मैं सीधे दो गायब भी नहीं कर रहा हूं कि जिससे कि मतलब अभी लोग यही पूछ लगे दो कहां गया इसलिए मैं पूरा डिवाइड कर रहा हूं। देखिए क्योंकि हर प्रकार की जनता ही हुई है तो मैं सबका ख्याल रखता हूं, पैदल भाइयों का भी ख्याल रखता हूं। तो देखिए 8 ग्राम ओ के साथ कंबाइन हो रहा है इतने ग्राम कॉपर, बाई टू कर 3.5 ग्राम। और देखो वो आ गया, देखो वो आ गया। कौन है वो? देखो पढ़ो डेफिनेशन क्या थी। 8 टुकड़े बाई मास ऑक्सीजन के साथ कंबाइन करता है डायरेक्टली इतने टुकड़े बाई मास कॉपर, और जितने टुकड़े कंबाइन करता है वही तो वो है। क्या फिर से आ गया? समझ पा रहे हैं? और फिर से आ गया तो क्या लिखेंगे? 63.5 लिख दें क्या आंसर? अब देखिए धीरे से अगर मैं 63.5 के नीचे 1 लगा दूं कोई दिक्कत है आपको? मैं 63.5 के नीचे 1 डिवाइड कर दूं कोई दिक्कत है? नहीं। यहाँ पे देखो अब जरा 1 क्यों डिवाइड किया? यहाँ पे 2 डिवाइड हो रहा है तो यहाँ 1 डिवाइड हो रहा है। क्या मैं कुछ पैटर्न ढूंढ रहा हूं? क्या मैं ऐसा एक पैटर्न ढूंढ रहा हूं जिससे मुझे आगे तकलीफ ना हो, जिससे मुझे आगे इतना लंबा लंबा कैलकुलेशन ना करना पड़े और मेरा इक्विवेलेंट वेट जल्दी आ जाए? क्या मैंने एक ऐसा तरीका ढूंढ लिया है? यस बिल्कुल ढूंढ लिया है। बताइए ऊपर हर बार आंसर में क्या आ रहा है? ये क्या आ रहा है? मोलर मास। और नीचे एक फैक्टर आ रहा है जो बदल रहा है, कभी दो तो कभी एक। तो बताइए जो नीचे फैक्टर ये बदल रहा है इसको बोलते हैं एन फैक्टर। इसको क्या बोलते हैं? एन फैक्टर। अब देखिए ध्यान से मैं खेल बदल रहा हूं। अब मैं खेल जब बदल रहा हूं तो सुनिएगा खेल कैसे बदलेगा, खेल कैसे बदलेगा सुनिएगा ध्यान से। अब एक खेल में हल्का सा परिवर्तन कर रहा हूं सब, सुनिएगा ध्यान सब लोग। देखिए जब मैंने CU2O को पकड़ा और एक बार मैंने CuO को पकड़ा तो बड़ा टाइम लगा, हाँ लेकिन कंसेप्ट था मेरे पास और बड़ा टाइम लगा, लेकिन आंसर तो आ गया। आंसर जब आ गया तो बताइए जब CU2 वाला और जब CuO वाला सॉल्व किया, मैंने दोनों क्वेश्चन सॉल्व किए, तो जो पहला था CuO वाला ये, इसमें आंसर आया 63.5/2। ये इसमें 63.5/2 पहले वाले में ये आया, और दूसरे वाले में आंसर आया 63.5/1। दूसरे में आंसर ये आया। बराबर ये सब मैंने कर लिया। अब बताइए जब बार बार मैं ऐसे सवाल लगाता हूं, जब बार बार ऐसे सवाल लगाता हूं तो सवाल उठता है कभी दो कभी एक, ये जो बार बार चेंज हो रहा है इसको जनरलाइज कर लेते हैं। अब मैं कहूंगा इक्विवेलेंट वेट जो होता है वो होता है मोलर मास अपॉन एन फैक्टर। और नीचे एक फैक्टर आता है, नीचे एक फैक्टर आता है जो कभी 2 बन जाता है तो कभी 1 बन जाता है। सवाल उठता है अगर मैं इस एन फैक्टर को समझ लूं, इस फैक्टर को समझ लूं, तो क्या मैं डायरेक्ट ही इक्विवेलेंट वेट लिख सकता हूं और क्या मुझे इन सब बातों से मुक्ति मिल जाएगी? हालांकि मैं कर यही सब रहा हूं क्योंकि ये फॉर्मूला आया कहां से? कोई पूछे आपकी जिंदगी में, कभी कोई पूछे आपकी जिंदगी में आपने ये फॉर्मूला पढ़ा है कि नहीं पढ़ा है? E इज इक्वल टू मोलर मास अपॉन एन फैक्टर पढ़ा है कि नहीं पढ़ा है? पढ़ा होगा सबने मेरे ख्याल से। हेलो, सबने पढ़ा है क्या? सबने पढ़ा है क्या? कभी आपने अपने मास्टर से पूछा कि भाई साहब ये कहां से आया? कभी पूछा आपने? अगर पूछा भी होगा तो उसने कहा होगा फॉर्मूला है, उसने बोला होगा फॉर्मूला है। जिस वक्त वो बोल देता है फॉर्मूला है, समझ लीजिए फिजिकल केमिस्ट्री की मौत हो चुकी है साहब। वो भी निकल लिया और आप भी निकल लिए, दोनों निपट चुके हैं। फॉर्मूला थोड़ी है साहब, लॉजिक है। ये यहां से आया है और ये यहाँ कंसेप्ट से आया है, और ये कंसेप्ट इस डेफिनेशन से आया है, और डेफिनेशन बेसिक कॉन्सेप्ट से आई है। वो भी सिखा दूंगा कहां से आई है। हेलो, समझ पा रहे हैं क्या बात? लोग कहते हैं फॉर्मूला है, फॉर्मूला थोड़ी होता है साहब। तो आप देख हर चीज कंसेप्ट होती है, आपको दिखना नहीं है तो आपके लिए फॉर्मूला बन जाता है। वो फॉर्मूला ना दिखने का एक तरीका है। चलिए आगे बढ़ते हैं और खोलते। मैंने कहा ना खोल डालूंगा पूरी डेफिनेशन, यूं ही नहीं कहता मैं कोई बात, ध्यान सुना करिए। चलिए अब मैं इसके और अंदर चलूं अगर थोड़ा सा, तो मैंने कहा मेरे को अगर एन फैक्टर समझ में आना शुरू हो जाए तो मैं काम को जल्दी निपटा दूंगा। आप सवाल उठता मैं आपको एन फैक्टर निकालना सिखा देता हूं। अब अगला मकसद है, अगर मैं आपको ये एन फैक्टर जो बार बार नीचे आ रहा है अगर ये सीख जाए आप, तो क्या आपकी कहानी बिल्कुल सेट हो जाएगी? क्या आपके आंसर फटाफट आने लगेंगे? लेकिन आप कंसेप्ट से भी चल रहे हैं, राइट? जल्दी भी कर रहे हैं, कंसेप्ट से भी चल रहे हैं। अब मैं आपको एन फैक्टर सिखाता हूं। देखिए एन फैक्टर के बारे में कुछ बातें जान लीजिए। एन फैक्टर को एक और नाम दिया जाता है, इसको बोलते हैं वैलेंसी फैक्टर। और ये भी आपकी जिंदगी में जब तक फिजिकल चलेगी ना तब तक ये बार बार आता रहेगा। अभी आएगा, रिडॉक्स में आएगा, इलेक्ट्रो में आएगा, हर जगह ही आता रहेगा, सॉल्यूशन में भी आएगा, तो आपको ये आना चाहिए।
अब ये आना चाहिए, तो फिर क्या क्या पढ़े इसमें सुनिए। पहला सवाल, एन फैक्टर, पहला पॉइंट, एन फैक्टर हमेशा, पहला पॉइंट सुनिए, एन फैक्टर हमेशा विल बी डिफाइंड ओनली फॉर सिंगल एंटिटी। ये बात सुनने में बड़ी आसान लगती है, लेकिन जैसे जैसे चीजें कठिन होती जाएंगी, आपको ये बात अगर याद होगी लॉजिकली मतलब ऐसा रटा नहीं, लॉजिकली, तो आप सवाल लगा पाएंगे बड़े से बड़ा। ध्यान दीजिए, मैं जिंदगी में किसी का भी एन फैक्टर जब डिफाइन करता हूं तो हमेशा उसकी सिंगल एंटिटी पे डिफाइन करूंगा। पहला पॉइंट, एंटिटी का मतलब समझ गया, जैसे ये एक पेन है तो ये एक एंटिटी है, ऐसे दो पेन ले लूंगा तो दो एंटिटी हो जाएगी, ऐसे तीन ले लूंगा तो तीन एंटिटी हो जाएगी। तो अगर मेरे को पेन का एन फैक्टर चाहिए तो मैं कितने पेन लूंगा? एक पेन लूंगा, राइट। अगर मेरे को पेन का एन फैक्टर चाहिए तो मैं एक पेन पकड़ूंगा और उसके ऊपर एन फैक्टर को सॉल्व करूंगा। एन फैक्टर दो एंटिटी पे नहीं डिफाइन किया जाता, तीन पे नहीं डिफाइन किया जाता, सिंगल एंटिटी पे डिफाइन होता है। दूसरी बात, एन फैक्टर क्या हो सकता है? क्या नेगेटिव हो सकता है? क्या शून्य हो सकता है? या पॉजिटिव हो सकता है? या सभी कुछ हो सकते हैं? तो आप कहेंगे अभी जो आपने पढ़ा उसके अकॉर्डिंग ऐसा लगता है। देखिए, ये अभी आपने पढ़ा ना, मॉलिक्यूलर मास अपॉन एन फैक्टर, तो बताइए यहीं से तो एन फैक्टर पैदा हुआ है। तो अगर आप कह रहे हैं मॉलिक्यूलर मास कैसा होता है, मॉलिक्यूलर मास कैसा होता है? पॉजिटिव। पॉजिटिव मॉलिक्यूलर मास है तो पॉजिटिव ही होगा ना भैया, नेगेटिव थोड़ी आ जाएगा। इक्विवेलेंट वेट कैसा हो? किसी व्यक्ति के कितने टुकड़े, सवाल क्या था, इक्विवेलेंट वेट की डेफिनेशन क्या थी? किसी व्यक्ति के कितने टुकड़े इससे कंबाइंड डिस्प्लेस हो रहे हैं, तो कितने टुकड़े पॉजिटिव में होंगे ना भैया। टुकड़े क्या जीरो में लिखोगे क्या? जीरो टुकड़े जोड़ते हैं क्या किसी के? क्या नेगेटिव टुकड़े जोड़ोगे क्या? तो क्या बताइए इक्विवेलेंट वेट भी कैसा होगा? पॉजिटिव होगा। बताइए ये भी पॉजिटिव है, ये भी पॉजिटिव है, तो फिर क्या कुछ चमका? क्या क्या चमका? चैट खोलने के बाद बता दो जल्दी से, क्या चमका? अगर ये भी पॉजिटिव है, ये भी पॉजिटिव है, तो क्या इसको भी पॉजिटिव ही होना पड़ेगा? इसको भी पॉजिटिव ही होना पड़ेगा। यस यस यस, इसको भी पॉजिटिव होना पड़ेगा। इसलिए कहता हूं एन फैक्टर हमेशा कैसा होता है? पॉजिटिव होता है। एन फैक्टर हमेशा पॉजिटिव होता है, कभी जीरो नहीं होगा, कभी नेगेटिव नहीं होगा। एन फैक्टर विल बी ऑलवेज पॉजिटिव। तो अगली लाइन आ गई, एन फैक्टर विल बी ऑलवेज पॉजिटिव। किसी का भी दुनिया में आप एन फैक्टर निकालेंगे तो हमेशा पॉजिटिव आएगा। एक पॉइंट ये इंपॉर्टेंट है, एक पॉइंट ये इंपॉर्टेंट है। दो पॉइंट दिमाग में सेट हो गए क्या? एन फैक्टर जिंदगी में निकालना है तो बताना कितनी एंटिटी पे निकालूंगा? हमेशा एक एंटिटी, और एन फैक्टर हमेशा पॉजिटिव होगा। क्लियर? चलिए अगला पॉइंट, अगला पॉइंट, एन फैक्टर निकालूंगा कैसे और किसका निकालूंगा? तो ध्यान दीजिए, एन फैक्टर जो होता है वो निकालने के सबके अपने तरीके होते हैं। एटम का अपना तरीका होता है, आयन का एन फैक्टर अपने तरीके से अलग तरीके से निकलता है। किसी मॉलिक्यूल का निकालेंगे, एसिड का निकालेंगे तो अलग तरीका होगा, किसी बेस का निकालेंगे अलग तरीका होगा, सॉल्ट का निकालूंगा अलग तरीका होगा, रिड्यूसिंग एजेंट का निकालूंगा तो अलग तरीका होगा, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट का निकालूंगा तो अलग तरीका होगा। ध्यान दीजिए, सबके अपने अलग तरीके होंगे, तो फिर कॉमन क्या होगा? सवाल उठता है सबके अपने अलग तरीके होंगे तो साहब कॉमन क्या होगा? कॉमन ये होगा कि जिसका भी निकालूंगा उसकी एक एंटिटी पे निकालूंगा। हमेशा जिंदगी में याद रखिए, जिसका भी निकालूंगा उसकी एक एंटिटी पे निकालूंगा। अगर ऑक्सीजन एटम का निकालना हो तो एक O का निकालूंगा, अगर नाइट्राइड आयन का निकालना तो एक नाइट्राइड आयन का निकालूंगा, अगर HCl का निकालना हो एसिड का तो एक HCl पे देखूंगा, अगर बेस का देख रहा हूं NaOH का तो एक NaOH पे देखूंगा, अगर सॉल्ट का देख रहा हूं तो एक NaCl पे देखूंगा, अगर रिड्यूसिंग एजेंट और ऑक्सीडाइजिंग एजेंट भी देख रहा हूं तो भी एक एक एंटिटी लूंगा। ऑक्सीडाइजिंग एजेंट का आप एग्जांपल ले लो भैया, KMnO4। नहीं पता तो मैं बता देता हूं, KMnO4 बराबर। तो अगर KMnO4 का भी निकालूंगा तो एक एंटिटी पे निकालूंगा। हेलो, क्या बात समझ पा रहे हैं? बात समझ पा रहे हैं? और अगर H2S का निकालूंगा, रिड्यूसिंग एजेंट है, -2 स्टेट में होता है, ऊपर जाएगा, सामने वाले को खुद ऑक्सीडाइज होगा, सामने वाले को रिड्यूस करेगा। तो जिसका भी अभी आपने ये पढ़ा नहीं, मान लो ये आपने पढ़ा ही नहीं, चलो छोड़ देते हैं, कोई बात नहीं। लेकिन अगर किसी भी रिड्यूसिंग एजेंट का निकालूंगा, किसी भी ऑक्सीडाइजिंग एजेंट का भी निकालूंगा, तो हमेशा एक बात तो समझ में आनी चाहिए, हमेशा एक एंटिटी पे निकालूंगा। किसी का भी एन फैक्टर निकालिए, हमेशा एक एंटिटी पे निकालिए। ये बात समझ में आती है? बताइए, रिड्यूसिंग एजेंट, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट 11वें वालों ने नहीं पढ़ा होगा, यहाँ पे कुछ 11वें वाले भी आते हैं भाई लोग। तो बताइए, ये आपने नहीं पढ़ा होगा तो ये कहां पढ़ेंगे हम लोग? रेडॉक्स में पढ़ेंगे। इसको कहां पढ़ेंगे? इसको यहां पढ़ेंगे भी नहीं, इसको कहां पढ़ेंगे? रेडॉक्स में पढ़ेंगे। 11वें में चैप्टर है रेडॉक्स, उसमें पढ़ेंगे। ठीक, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट क्या होता है, क्यों होता है, कैसे एन फैक्टर निकालते हैं, सारी बातें वहां पढ़ेंगे। अपना तरीका, उसका अपने मेथड, वहां पढ़ेंगे। अच्छा, उसके बाद बताना, ये सब यहां पढ़ेंगे, ये सब यहां पढ़ेंगे, क्योंकि इसकी जरूरत पड़ने वाली है यहाँ पे, राइट। तो पहले आप देख लीजिए, इंपॉर्टेंट बात, एन फैक्टर हमेशा एक एंटिटी पे निकलेगा और एन फैक्टर हमेशा 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 पॉजिटिव होगा। डन। अब कैसे निकालते हैं?
एक एक करके मैं एक एक को उठाता जाऊंगा, पहले एटम को, फिर आयन को, फिर एसिड को, फिर बेस को, फिर सॉल्ट को, और इन दोनों का हम लोग रिडॉक्स में पढ़ेंगे, इसलिए इसको ज्यादा चर्चा यहाँ पे नहीं करेंगे, टाइम वेस्ट नहीं कर रहे हैं, क्योंकि रिडॉक्स में पढ़ना ही है बहुत डिटेल, राइट। तो चलिए शुरुआत करते हैं एन फैक्टर ऑफ एटम से। शॉर्टकट में ऐसे लिख देता हूं एन फैक्टर को। एन फैक्टर ऑफ एटम निकालना है तो एन फैक्टर ऑफ एटम होता है वैलेंसी, वैलेंसी ऑफ एटम। तो आप एटम की वैलेंसी निकाल लो। आप कहेंगे वैलेंसी क्या होती है? कंबाइनिंग कैपेसिटी। कोई ऐसा पूछे वैलेंसी क्या होती है, आप कहेंगे कंबाइनिंग कैपेसिटी। यानी कंबाइनिंग कैपेसिटी निकाल लो, वही वैलेंसी होगी, वही एन फैक्टर होगा। अब कैसे निकालते हैं वो भी सीख लीजिए। मान लो कोई कहता है कि H की कंबाइनिंग कैपेसिटी कितनी होती है। H क्या करता है? एक ही इलेक्ट्रॉन है बेचारे के पास, तो एक ही बॉन्ड बना पाएगा। तो बताना क्या है? मोनोवेलेंट आदमी है। हेलो, क्या है? मोनोवेलेंट आदमी है। मोनोवेलेंट आदमी तो क्या इसकी वैलेंसी आपको क्लियर है? 1 है। V मतलब वैलेंसी, क्या इसकी वैलेंसी बिल्कुल आपको क्लियर है? 1 है। तो बताइए इसका एन फैक्टर कितना है? इसका एन फैक्टर तो 1 है, इसकी कंबाइनिंग कैपेसिटी 1 है। अब इसकी मदद से मैं क्या बाकियों की कंबाइनिंग कैपेसिटी निकाल सकता हूँ? यस। कैसे निकालूंगा? देखिए, आपको मैं कहता हूं कि चलो एग्जांपल लिया आपने NaH। क्या एग्जांपल लिया? NaH। सुनते जाइएगा ध्यान से। NaH लिया, मेरे को Na की निकालनी है वैलेंसी। क्या करूंगा? एक Na ने देखो यहाँ कितने H पकड़े, एक Na ने कितने H पकड़े? एक H पकड़ा। H क्या है? मोनोवेलेंट, यानी कि एक सोडियम एक मोनोवेलेंट पकड़ता है। और एक सोडियम पे क्यों फोकस कर रहे हैं? क्योंकि जिसका भी एन फैक्टर निकालना है उसकी कितनी एंटिटी लेंगे? 1 एंटिटी। तो मैंने एक सोडियम लिया, जितने उसने मोनोवेलेंट पकड़े वही उसका एन फैक्टर है। तो बताइए एन फैक्टर सोडियम का कितना आ गया? 1। हेलो, एन फैक्टर सोडियम का कितना आ गया? 1। तो बताइए इक्विवेलेंट वेट सोडियम का कितना आ गया? इसका मोलर मास कितना है? 23। एन फैक्टर 1, तो इक्विवेलेंट वेट कितना हो गया? 23। कितने लोगों को बात समझ में आ गई? काम वही चल रहा है, बस शॉर्टकट में चल रहा है, वही डेफिनेशन फॉलो हो रही है। क्योंकि ये फॉर्मूला कहां से है? डेफिनेशन से। ये फॉर्मूला कहां से है? डेफिनेशन से। और डेफिनेशन आज भी फॉलो हो रही है, लेकिन इनडायरेक्टली फॉलो हो रही है, डायरेक्टली नहीं फॉलो कर रहा हूं। टाइम लग रहा था वहां। समझ पा रहे बात? अगला क्वेश्चन लगाऊंगा, अगला क्वेश्चन लगाऊंगा, जल्दी जल्दी क्वेश्चन लगाता हूं। CaH2 आ गया, कैल्शियम हाइड्राइड, हाइड्रोलिथ बोलते हैं इसको। तो बताइए ये सवाल अगर आगे आपसे कहता है कि इसमें कैल्शियम का एन फैक्टर निकालो, क्या करूंगा? एक कैल्शियम कितने एच पकड़ रहा है? देखो, एक कैल्शियम ने कितने एच पकड़े? 2। तो एक कैल्शियम पे क्यों फोकस कर रहा हूं? जिसका भी एन फैक्टर निकालना उसकी एक एंटिटी को पकड़ूंगा और चेक करूंगा कि उसकी कंबाइनिंग कैपेसिटी कितनी है, वही उसकी वैलेंसी होगी, वही उसका एन फैक्टर होगा। एक कैल्शियम 2 एच पकड़ता है, तो यानी कि 2 मोनोवेलेंट पकड़ता है। और अगर आप 2 मोनोवेलेंट पकड़ते हैं तो आपका एन फैक्टर कितना है? इसका मतलब जितने आप मोनोवेलेंट पकड़ते हैं एन फैक्टर 2 हो गया। तो इक्विवेलेंट वेट बताओ कैल्शियम का कितना हो गया? मोलर मास 40 हो गया, एन फैक्टर 2 हो गया, तो 40/2 यानी कि 20। कितने समझ में आती जा रही बात? अंगूठा दिखाते जाओ भी, आगे बढ़ते हैं फटाफट में। चलो नेक्स्ट स्लाइड पे आ जाओ। एक और एग्जांपल ले लेता हूं मैं आपके सामने, एक और एग्जांपल ले लेता हूं। कहता हूं H2O मेरे को O की चाहिए। O की चाहिए तो बताना एक O ने कितने H पकड़ रखे हैं भाई? 2। और एक O ने अगर 2 H पकड़ रखे हैं तो बताना O की कंबाइनिंग कैपेसिटी कितनी है? कितने मोनोवेलेंट पकड़ता है एक O? जिसका भी इनफेक्टर निकालना उसकी एक एंटिटी पकड़ लो। देखो एक एंटिटी पकड़ ली, कितने मोनोवेलेंट पकड़े उसने? 2। तो इसकी कंबाइनिंग कैपेसिटी कितनी होगी O की? 2। तो एन फैक्टर O का कितना हो गया? 2। अगर एन फैक्टर 2 हो गया तो बताओ इक्विवेलेंट वेट निकाल लोगे? मोलर मास कितना है? 16। एन फैक्टर कितना? 2। 16/2 8। हेलो, क्या बात समझ में आ रही है भाई? फटाफट चलता जाऊं आगे। क्लियर है? देखिए बेसिक से शुरू किया था और कहां तक पहुंचा दी बात को, धीरे धीरे आगे बढ़ाता जा रहा हूं। अगला कहता है आपसे कैल्शियम ऑक्साइड का निकालो। मेरे से किसी का पूछेगा, मैं लॉजिक दे दूंगा आपको, कैल्शियम ऑक्साइड का निकालो। मैं कहूंगा देखना आप, देखा कहानी बदल गई। पहले मैं H को पकड़ता था, पहले मैं H को पकड़ता था और कितने H कंबाइन होते थे वो देख लेता था। फिर मैंने H की मदद से O का निकाल लिया। अब मैं ये देख लूंगा कितने O कंबाइन होते हैं। अब मैं क्या देख लूंगा? क्योंकि देखो आगे चल के ऑक्साइड ज्यादा बनते हैं, क्योंकि ऑक्साइड में जो ऑक्सीजन है वो जनरली सबके साथ कंबाइन हो जाता है। ध्यान दीजिए, जब आप स्केल पढ़ा रहा था मैं आपको, वहां मैं रिलेटिव स्केल, जब रिलेटिव एटॉमिक वेट पढ़ा रहा था तो मैंने 3 स्केल बनाई थी। पहली बनाई थी हाइड्रोजन, दूसरी बनाई थी ऑक्सीजन। दूसरी ऑक्सीजन क्यों बनाई थी? क्योंकि ऑक्सीजन सबके साथ आसानी से कंबाइन हो जाता है। तो कैल्शियम के साथ ऑक्सीजन इजीली कंबाइन होगा और बहुत सारों के साथ कंबाइन होता है। तो ऑक्सीजन से कनेक्ट करना भी आपको आना चाहिए। देखिए क्या करेंगे, एक कैल्शियम ने, यहां देखना, एक कैल्शियम ने क्या एक को पकड़े, तो क्या कैल्शियम का एन फैक्टर 1 दे दोगे? हेलो, तो क्या कैल्शियम का एन फैक्टर 1 दे दोगे? बताना जरा। एक कैल्शियम ने एक को पकड़े तो क्या कैल्शियम का एन फैक्टर 1 दे दोगे? नो। क्या देखोगे? कितने मोनोवेलेंट पकड़ता है। क्या देखोगे? कितने मोनोवेलेंट पकड़ सकते हो आप। अब बताइए, ये तो ओ खुद, एक ओ तो खुद ही 2 H पकड़ता है। हेलो, एक ओ तो खुद ही 2 H पकड़ता है ना भाई। तो किसी व्यक्ति ने अगर एक ओ पकड़ा हुआ है, इसका मतलब इक्विवेलेंट है कि उसने 2 H पकड़े हुए हैं। समझ में आ रही बात? किसी ने अगर एक ओ पकड़ा हुआ है तो इनडायरेक्टली आप कह सकते हैं वो इक्विवेलेंट है कि उसने 2 H पकड़े हुए हैं। इसका मतलब एक कैल्शियम ने इनडायरेक्टली 2 H पकड़े हुए हैं, इसलिए कैल्शियम का एन फैक्टर कितना है? जितने उसने मोनोवेलेंट पकड़े हैं। मोनोवेलेंट कितने पकड़ सकता है वो?
2 पकड़ सकता है, यानी कि एन फैक्टर 2 है। तो बताइए ई की वैल्यू सी की कितनी लिखेंगे, 40/2, यानी कि आंसर कितना आएगा 20। कितने को समझ में आ रही बात? चलते जा, अगला लीजिए। अगला कहता है वो और थोड़ा घुमाएगा, Al2O3 ले लेगा। आप कंसेप्ट पे बने रहिए, वो नए नए क्वेश्चन पूछेगा, आप कंसेप्ट पे बने रहिए। बताओ क्या करेंगे। 2 एल्युमिनियम ने, सुनना ध्यान से और अंदर चल रहा हूं, 2 एल्युमिनियम ने 3 ऑक्सीजन पकड़े, 2 एल्युमिनियम ने 3 ऑक्सीजन पकड़े, तो क्या 3 आंसर दोगे क्या? नहीं, पहले क्या करोगे, एक एल्युमिनियम को पकड़ोगे। एक एल्युमिनियम को क्यों पकड़ेंगे? क्योंकि ध्यान दीजिए, जिसका भी एन फैक्टर निकालना है हमेशा उसकी कितनी एंटिटी पकड़ता हूं, एक। तो एक एल्युमिनियम पे फोकस करूंगा। बताओ 2 ने अगर 3 पकड़े तो एक ने कितना पकड़ा, 3/2। एक ने कितना पकड़ा, 3/2। 2 ने पकड़े 3, तो एक ने पकड़ा 3/2। 3/2 पकड़ने का मतलब क्या है, किसके इक्विवेलेंट माना जाए? ए को किसके इक्विवेलेंट होता है, 2H के। तो बताइए 3/2 किसके इक्विवेलेंट होंगे, 3/2 इंटू 2H के। ए को 2H के इक्विवेलेंट है, तो बताइए 3/2 ओ किसके इक्विवेलेंट होंगे, 3/2 इंटू 2H। तो बताइए आंसर कितना आ गया, क्या 3H के इक्विवेलेंट है? 2 कट गया, हेलो, 2 कट गया। तो बताइए क्या एक एल्युमिनियम ने इफेक्टिवली 3H पकड़ने की काबिलियत है, यानी कि इस एल्युमिनियम ने 3 मोनोवेलेंट पकड़ सकता है। और अगर ये 3 मोनोवेलेंट पकड़ सकता है तो क्या इसका एन फैक्टर 3 आ चुका है? और अगर इसका एन फैक्टर 3 आ चुका है तो क्या इसका आप ई निकाल सकते हैं? ई की वैल्यू बताइए कितनी आ जाएगी, मोलर मास 27 चल रहा है, एन फैक्टर 3 चल रहा है, तो आंसर क्या 9 आ जाएगा। हेलो, बात समझ में आ गई तो तोड़ डालिए कीबोर्ड। बात समझ में आ गई, कॉन्फिडेंस आ रहा तो कीबोर्ड तोड़ डालिए। आप रुकना नहीं चाहिए मामला, मामले को देखिए यहां तक पहुंचा दिया मैंने। शुरू कहां से किया था, बेसिक डेफिनेशन से, और आज कहां खेल रहा हूं, पत्ते बिछा दिए पूरे इसके। समझ पा रहे हैं खेल कैसे चल रहा है? तो मैं शुरुआत बेसिक से करता हूं, लेकिन अंत जब करता हूं तो समझ पा रहे हैं, लोग पानी मांग जाते हैं। ओके, तो पहले डेफिनेशन से शुरू किया था साहब, और डेफिनेशन से खींच खींच के बात को यहां तक ले आया। देखिए डेफिनेशन शुरू किया था यहां से, है ना, और यहां से चला, पहले यहां आया, फिर यहां से चला, मैंने फॉर्मूला बना लिया, फिर यहां से मैंने आपको इनफैक्टर समझा दिया, फिर यहां से मैं आगे चला गया, और फिर चलते 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 एक भाई साहब कह रहे हैं इनफैक्टर 6 होना चाहिए। तो भैया इनफैक्टर 6 क्यों होना चाहिए? 2 एल पे थोड़ी देखते हैं, मैंने क्या बताया आपको, ये तो सिखा रहा हूं, हमेशा एक एल पे देखेंगे। 2 एल तीनों पकड़ते हैं, तो एक एल क्या पकड़ता है, वो है उसका इनफैक्टर। एक एल क्या पकड़ता है, वो है उसका इनफैक्टर। यही तो आपको पीछे सिखाया था आपने, मैंने कहा था ना, ये बात लोग ध्यान से सुनते नहीं है। ये वाली बात मैंने जो बताई थी ना, ये वाली ये सुनते नहीं है लोग, कहते हैं ठीक है ये तो ऐसे ही बोल रहा होगा, ये तो बोलता रहता है। मैं बोलता नहीं रहता हूँ साहब, जब मैं बोलता हूँ तो बात का मतलब होता है, बेवजह आज तक कुछ नहीं बोला मैंने। ये सिंगल एंटिटी है, सिंगल एंटिटी। चले, गहराई 1000 मीटर चलो भैया, धीरे धीरे गहराई बढ़ती जाएगी, अंत में लोग पानी मांगना शुरू कर देते हैं, कह रहे बस छोड़ दो अब, मैं जाना चाहता। अगला पढ़ाने जा रहा हूं आपको एन फैक्टर ऑफ आयन। अभी मैंने आपको क्या पढ़ा, एन फैक्टर ऑफ एटम, अब पढ़ाने जा रहा हूं एन फैक्टर ऑफ आयन। एन फैक्टर ऑफ आयन, ठीक है, पहले सारे सीख लीजिए जरा। आयन का एन फैक्टर निकालना हो तो क्या करिए, चार्ज प्रेजेंट ऑन इट। क्या बोलेंगे, चार्ज प्रेजेंट ऑन इट। इट कौन है, ये इट कौन है? इट है वो आयन। उसकी कितनी एंटिटी पे देखोगे, 1 एंटिटी पे। ये बात ध्यान रखिएगा, एन फैक्टर जिंदगी में कभी भी निकालिएगा तो 1 एंटिटी पे। सवाल तो मैं आपको कुछ आयंस देता हूं, आपको बताना है। Na+1, Ca+2, O-2, H+1, Ag+1, सल्फेट। इतने सारे दे दिए मैंने आपको, सबका एन फैक्टर बताना है जल्दी। बताइए एन फैक्टर क्या लिखेंगे, एन फैक्टर बताना फटाफट, आपको बताना। एन फैक्टर पहले वाले का क्या लिखेंगे बोलो, इसके ऊपर कितना चार्ज है, एक एंटिटी पे कितना चार्ज है बताओ, पहले वाले पे 1। इसका क्या लिखेंगे, इसका कितना चार्ज है इसके ऊपर, 2। इसके ऊपर क्या, -2 लिखें क्या, -2 लिखें या 2 लिखें, -2 या 2, तो 2। ध्यान दीजिए मैंने आपको बताया था एन फैक्टर हमेशा पॉजिटिव होता है। तो चार्ज का क्या देखना है, सिर्फ मैग्नीट्यूड। चार्ज का क्या देखना है, मैग्नीट्यूड। समझ पा रहे हैं? अगला वाला 1, अगला वाला 1, अगला वाला 2। क्या कर लेंगे सर काम फटाफट। अब बताइए अगर आपसे ई पूछे, वो ई बता दो इन सबका, तो बताइए इसका ही कितना हो जाएगा, मोलर मास 23, एन फैक्टर देखिए, मोलर मास 23, एन फैक्टर 1, तो 23/1। इसका बताओ क्या लिखोगे, मोलर मास कितना 40, एन फैक्टर 2, 40/2। इसका कितना, मोलर मास 16, एन फैक्टर 2, 8। इसका कितना, मोलर मास 1, एग्जैक्ट देखोगे तो 1.008 होता है, वैसे देखो तो 1 अपॉन एन फैक्टर 1। इसका चेक करो, सिल्वर का एटॉमिक वेट 108, 108 डिवाइड बाय 1। इसका निकालो सल्फेट का, H2SO4 98 होता है, सल्फेट 96 होगा। हेलो, H2SO4 98 होता है ना भैया मोलर मास, तो 2H निकाल दो, सल्फेट 96, जोड़ के देख लो 3264, और डिवाइड बाय 2 कर लेंगे क्या,
तो क्या ये सब जो आ रहे हैं ये सब इक्विवेलेंट वेट आ गए हैं? कितनों को बात समझ में आ गई? ये सब इनके इक्विवेलेंट वेट आ गए। तो क्या आपको इक्विवेलेंट वेट निकालना आ गया आयन का भी? नेक्स्ट चलें। ओके, अगले पे चलिए। अगले पे एक बात सिखा देता हूं आपको, इंपॉर्टेंट। मेरे को बताना, अभी आपने H प्लस का निकाला, फिर आपने ऑक्साइड का निकाला, फिर आपने Ag प्लस का निकाला, है ना, और फिर आप क्लोराइड का निकाल लो। तो बताओ अगर इसका इक्विवेलेंट वेट फटाफट पूछा जाए मुझसे, पूछा जाए एग्जैक्ट, इसका एग्जैक्ट जो मोलर मास होता है एग्जैक्ट वो होता है 1.008। अप्रॉक्स लिखते हैं तो 1 लिख देते हैं। एन फैक्टर कितना है? 1। तो अगर एग्जैक्ट निकालूंगा तो कितना आएगा? 1.008। इसी को लोग अप्रॉक्स आगे क्या लिख देते हैं? 1। समझ पाए बात? H का जो एटॉमिक वेट होता है वो होता है 1.008 एग्जैक्टली, बराबर। उसी को हम लोग अप्रॉक्स 1 लिख देते हैं। बताना ऑक्साइड का कैसे निकालोगे? ऑक्साइड का 16 डिवाइड बाई 2 तो कितना आ जाएगा? 8। जरा इन नंबरों को ध्यान से देखिए, क्या कुछ कहते हैं आपसे? हर डेटा कुछ कहता है साहब, ध्यान से उसकी आवाज सुना करिए। जिस दिन आपको डेटा की आवाजें सुनना शुरू हो जाएंगी ना, वो आपसे बातचीत करेगा। क्या चारों डेटा कुछ कहते हैं? क्या चारों डेटा कुछ कहते हैं भाई? हाँ बिल्कुल। इन डेटा को देखिए, इतने पार्ट्स ऑफ H। अच्छा, यहां पे अगर मेरे को बताना, मैं H का निकालता, H का एन फैक्टर, तो H का कितना आता? H का एन फैक्टर कितना आता? 1। और मोलर मास भी कितना होता? सेम, क्योंकि प्लस चार्ज आने से क्या मोलर मास बदल जाता है। तो H का निकालो चाहे H प्लस का निकालो, आंसर एक ही है। बताओ O का निकालू या O माइनस, आंसर एक ही है। क्यों? O का मोलर मास 16, एन फैक्टर कितना भी निकाला था H2O में 2। भाई एक 2 मोनोवैलेंट पकड़ सकता है। सिल्वर का निकालो या सिल्वर प्लस का निकालो, आंसर सेम आएगा। बताना Cl का निकालो या Cl नेगेटिव का निकालो, आंसर सेम आएगा। तो बताना क्या कुछ चमका? क्या इतने पार्ट्स H के हाइड्रोजन के, इतने पार्ट्स ऑक्सीजन के, इतने पार्ट्स सिल्वर के, इतने पार्ट्स Cl के, किसके साथ जुड़ते हैं? जितने पार्ट्स के साथ जुड़ते हैं वही इक्विवेलेंट वेट होता है। कोई आपसे पूछे आज के बाद जिंदगी में कि बताओ मेरे को, ये जो आप डेफिनेशन लिखते हो इतनी बड़ी सी, इसमें इन चारों को याद कर लूं कैसे? क्या डेफिनेशन कभी लिखने कहीं आगे कुछ बात घुमा दी उसने, तो क्या इन चारों को याद करके जाऊंगा? यहाँ लोग इसको याद करते हैं, कहते हैं H के कितने पार्ट थे, H के कितने पार्ट थे, और मेरे साथ नारे लगाओ, इतने पार्ट थे। O के कितने थे? इतने पार्ट। अरे भैया लॉजिक है, ये H का इक्विवेलेंट वेट है, ये O का इक्विवेलेंट वेट है, ये Cl का इक्विवेलेंट वेट है, ये Ag का इक्विवेलेंट वेट है, और इनके खुद के इक्विवेलेंट वेट के साथ आपका जो जुड़ रहा है वो आपका इक्विवेलेंट वेट है। हेलो, इनके इक्विवेलेंट वेट के साथ आपका जितने टुकड़े जुड़ रहे हैं या डिस्प्लेस आप करा पा रहे हैं वो आपका इक्विवेलेंट वेट है। मौज आगे तो कीबोर्ड तोड़ डालो। समझ पा रहे? डेफिनेशन खोल डाली। मैंने कहा था ना, डेफिनेशन को तार तार कर दूंगा। मैं पढ़ाता नहीं हूं साहब, मैं तार तार करता हूं चीजों को। गड्ढे के अंदर घुस जाऊंगा रस्सी लेके, और तब तक नहीं निकलूंगा जब तक बात बिल्कुल एकदम न मच जाए। समझ पा रहे? तो डेफिनेशन में जो डेटा आप लिखते हो बार बार, ये डेटा कहां से आता है? क्या समझा दिया मैंने आपको? सारी बात बिल्कुल क्रिस्टल क्लियर है। चलो अंदर आगे बढ़ जाइए। मौज आए तो कीबोर्ड तोड़ा करो यार, तो हमें मौज आएगी फिर। अगला चलो, अब देखिए, ध्यान सुनिए। अगला काम है, कुछ तो फोन ही करते रहते हैं पूरे दिन। फोन करके पूछेंगे क्या? कहें कैसे पढ़ूं? एन फैक्टर ऑफ एसिड कह रहे हैं ऐसे बैठ के पढ़ लो, और कैसे पढ़ो? पढ़ना होता है भैया, कैसे पढ़ूं और ऐसे पढ़ूं इसमें कुछ नहीं रखा है। पढ़िए बस, जैसे पढ़ सकते हैं टेढ़े मेढ़े होकर के पढ़ते रहिए बस। जब तक, और कहते कितना पढ़ूं? जब तक चक्कर खा के गिर ना जाओ तब तक पढ़ो। नंबर ऑफ रिमूवेबल, एन फैक्टर ऑफ एसिड पे आ जाइए। नंबर ऑफ रिमूवेबल H प्लस, जितने रिमूवेबल H प्लस होते हैं वो एसिड का एन फैक्टर होता है। आपसे कोई कहता है कि भैया HCl का एन फैक्टर निकालो, तो HCl की एक एंटिटी पकड़ लूंगा, HCl की एक एंटिटी पकड़ लूंगा, और बताना HCl की एक एंटिटी को तोड़ के देखूंगा, एक H प्लस मिला और एक Cl मिला, कितने रिमूवेबल H प्लस है भाई? एक। तो इसका एन फैक्टर कितना हो गया? 1। तो अगर कोई मुझसे पूछता है E ऑफ HCl निकालो, तो क्या करूंगा? इसका मोलर मास कितना? 36.5। एन फैक्टर कितना हो गया? 1। तो ये हो गया इसकी इक्विवेलेंट वेट की वैल्यू।
H2SO4 पे आ जाओ, H2SO4 को तोड़ोगे, इसकी एक एंटिटी को तोड़ोगे, 2 H प्लस मिलेंगे, एक सल्फेट मिल जाएगा। तो बताना कितने प्रोटॉन दिए इसने, 2 प्रोटॉन, रिमूवेबल H है। और बताइए इसका एन फैक्टर कितना हो जाएगा, फिर एन फैक्टर हो जाएगा 2। एन फैक्टर अगर 2 गया तो बताइए इक्विवेलेंट वेट कितना लिखेंगे, इक्विवेलेंट वेट लिखेंगे मोलर मास अपॉन एन फैक्टर, मोलर मास 98, एन फैक्टर 2 तो आ जाएगा 49। अब देखिए जैसे इसके आगे बढ़ते हैं, फॉस्फोरिक एसिड की तरफ बढ़ते हैं, थोड़ा खेल बदलता है। देखिए रिमूवेबल एच का मतलब समझिए थोड़ा सा, रिमूवेबल एच का मतलब होता है हर दिखने वाला एच रिमूवेबल एच प्लस नहीं होता। जैसे हर पढ़ने वाला आदमी समझदार नहीं होता, वैसे हर दिखने वाला एच एसिडिक नहीं होता, हर दिखने वाला एच एसिडिक नहीं होता। तो सवाल होता है ये एसिडिक एच क्या होता है, एसिडिक एच क्या होता है। ध्यान दीजिए एसिडिक एच का मतलब होता है एसिडिक हाइड्रोजन। एसिडिक हाइड्रोजन, एसिडिक हाइड्रोजन क्या होता है, वो हाइड्रोजन जो बड़ा होकर प्रोटॉन बन सके, वो हाइड्रोजन जो बड़ा होकर प्रोटॉन बन सके। कौन बन सकता है प्रोटॉन, प्रोटॉन वो बन सकता है जिसकी खोपड़ी पे निकलने के बाद पॉजिटिव चार्ज आ जाए। किसकी खोपड़ी पे पॉजिटिव चार्ज आएगा, उसकी खोपड़ी पे पॉजिटिव चार्ज आएगा जो एच डायरेक्टली किसी ऐसे आदमी से जुड़ा हो जो हाईली इलेक्ट्रोनेगेटिव, जो हाईली इलेक्ट्रोनेगेटिव हो। ऐसे कौन लोग हैं, ऐसे कौन लोग हैं, कहेंगे फ्लोरीन हो सकता है, ऑक्सीजन हो सकता है, नाइट्रोजन हो सकता है, क्लोरीन हो सकता है। इनके साथ अगर आपका एच डायरेक्ट जुड़ा हुआ है, डायरेक्ट एकदम डायरेक्ट सामने सामने, तो बताइए अगर इनके इनसे जुड़ा हुआ एच है तो क्या होगा, ये लोग इलेक्ट्रोनेगेटिव है तो ये इसके इलेक्ट्रॉन घसीटेंगे तो इनके ऊपर नेगेटिव कैरेक्टर आएगा और इसके ऊपर क्या आ जाएगा, पॉजिटिव कैरेक्टर, बॉन्ड आसानी से टूट जाएगा और एच क्या बन के निकल जाएगा, प्रोटॉन बन के निकल जाएगा। तो जो एच डायरेक्टली कनेक्टेड होते हैं किससे, मोस्ट इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट्स के साथ, कौन कौन, फ्लोरीन, ऑक्सीजन, नाइट्रोजन, क्लोरीन, इनके साथ अगर आपका एच डायरेक्टली कनेक्टेड है तो इसका नाम आपका एच एसिडिक एच है, क्योंकि वो बड़ा होकर प्रोटॉन बन सकता है। हर एच बड़ा होकर प्रोटॉन नहीं बन पाता, कुछ की किस्मत में एच माइनस लिखा होता है, कुछ की किस्मत में एच माइनस लिखा होता है। साहब देखिए अगर सोडियम के साथ एच जुड़ा होगा, अगर सोडियम के साथ एच जुड़ा होगा तो सोडियम बड़ा इलेक्ट्रो पॉजिटिव है तो एच रिलेटिवली नेगेटिव चार्ज लेके निकलेगा। अगर सोडियम NaH लेंगे आप, NaH, तो NaH में बताना ये जो H है क्या इसकी किस्मत में प्रोटॉन बनना लिखा है, नो, सोडियम इलेक्ट्रो पॉजिटिव बहुत ज्यादा है तो बताइए सोडियम पे क्या आएगा, प्लस बनाएगा तो H पे क्या आएगा, माइनस बनाएगा। इसकी किस्मत में हाइड्राइड बनना लिखा है, इसका नाम है सोडियम हाइड्राइड। हेलो, बात समझ में आ रही क्या भैया। तो इसका मतलब हर एच की किस्मत में एसिडिक एच बनना नहीं लिखा होता है, एसिडिक एच वो बनता है जो बड़ा होकर प्रोटॉन बन सके। प्रोटॉन का मतलब अपनी खोपड़ी पे प्लस लाना होगा, खोपड़ी पे प्लस उसी के आ सकता है जो डायरेक्टली किससे जुड़ा हो, मोस्ट इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट के साथ, जैसे फ्लोरीन, ऑक्सीजन, नाइट्रोजन, क्लोरीन। समझ में आ रही बात, तो अब आगे बढ़ जाइए। अब मैं आपको एग्जांपल देता हूं, 3 बातें कर रहा हूं, एक तो H3PO4, एक H3PO3, एक H3PO2। अब यहां 11th वाले आए होंगे, कहेंगे मेरे को स्ट्रक्चर नहीं आता। अब नहीं आता तो सीखो, नहीं आता तो सीखो। आपको सर्जरी भी तो नहीं आती तो करोगे नहीं क्या गए जिंदगी में। कहीं कहते हैं मैंने स्ट्रक्चर पढ़ा नहीं कभी, अरे पढ़ा करा तो तुमने बहुत कुछ जिंदगी में नहीं है, सर्जरी नहीं किया तो क्या करोगे नहीं, कहोगे नहीं मैं नहीं करूंगा। और सर्जरी करोगे तो सीखोगे किससे सीखोगे, बेस्ट सर्जन से सीखोगे। तो बनाना पढ़ना सीखना तो किससे सीखोगे। बाकी आप समझदार हैं, आप देखते हैं, देखिए तो सीखिए, ये मत कहिए मेरे को ये नहीं आता, मेरे को वो नहीं आना, तो सब है ना आपको, तो पढ़ो ना यार, इसीलिए तो एकत्रित हुए हम लोग। H3PO4 का स्ट्रक्चर देखिए, फॉस्फोरस लिखिए, H3PO3 के स्ट्रक्चर में भी सेंटर पे फॉस्फोरस लिखिए, H3PO2 में भी सेंटर पे फॉस्फोरस लिखिए। उसके बाद इसमें 3 OH होते हैं, इसमें 3 OH होते हैं, 3 OH बॉन्ड, इसमें 2 OH बॉन्ड होते हैं। ये आपको पढ़ाया जाएगा, इनऑर्गेनिक वाली भी पार्टी पढ़ाएगी, तो जब पढ़ाएगी तो पढ़ा देगी ना, ऐसे ही पढ़ा देगी जैसे मैं पढ़ा रहा हूं, पढ़ा देगी तो आप पढ़ लीजिए, अभी पढ़ लीजिए, क्या दिक्कत है, तब आ जाएगा तो अब आ जाएगा। तो बताना यहां पे देखो क्या हो गया, 3 OH लगा दिया, 2 OH लगा दिया, यहाँ पे 1 OH लगा दिया, हो गया इतना काम। अगला सुनिए, H कितने हो गए, 3, H3, P हो गया 1, P और O हो गए 3, H3PO3 तैयार है। अब बचा क्या, एक O, PO4 है ना भैया, तो यहाँ डबल बॉन्ड लगा दो के साथ, स्ट्रक्चर तैयार हो चुका है। इसका देखिए H 2 हो चुके हैं और एक H और चाहिए, तो एक H यहां लगा दो, क्योंकि OH 2 ही होते हैं तो H यहां लगा दो। अब बताओ क्या हो गया, H3PO2 और एक और चाहिए, डबल बॉन्ड लगा दो। यहां देखो क्या हो गया, OH एक ही होगा, H कितने, 2 और लगाने हैं तो 2 H लगा दो यहां पहले। अब क्या हो गया देखो, H3PO, अब एक और वो चाहिए तो क्या कर दो, डबल बॉन्ड लगा दो। ये हो गया स्ट्रक्चर, डन। समझ में आ गया स्ट्रक्चर कैसे बनाया मैंने, तो स्ट्रक्चर आपको दिमाग में सेट कर लिया। अब बताइए मेरे को इसका इनफेक्टर बताना है, इसका इनफेक्टर बताना है तीनों का। अब इनफेक्टर जब आप बताएंगे तो देखेंगे एसिडिक एच कितने, हर दिखने वाला एच एसिडिक नहीं होता। बताइए ये वाला एच किससे जुड़ा हुआ है, डायरेक्ट ऑक्सीजन से। ऑक्सीजन कैसा है, बहुत इलेक्ट्रोनेगेटिव है, ये बॉन्ड आसानी से टूट जाएगा, O पे नेगेटिव आएगा, H पे पॉजिटिव आएगा। तो बताइए ये वाला एसिडिक एच है या नहीं है, ये वाला एसिडिक एच है,
बताइए ये वाला H डायरेक्टली किससे जुड़ा है? O से, तो ये भी एसिडिक H है। ये वाला डायरेक्टली किससे जुड़ा है? O से, तो ये भी एसिडिक H है। तो क्या तीनों एसिडिक H है? तो 3 एसिडिक H है, तो इसका 3 रिमूवेबल H प्लस है। मौका पड़ने पे तीनों प्रोटॉन दे सकता है अपने, और मौका पड़ने पे तीनों दे दिए, तो इसका एन फैक्टर कितना हो गया? 3। बताइए यहां पे चेक करिए, ये वाला H एसिडिक है, O से जुड़ा हुआ है। ये वाला H एसिडिक है, O से जुड़ा हुआ है। देखो डायरेक्ट 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 जुड़ना चाहिए, इनडायरेक्ट नहीं, डायरेक्ट। और ये वाला H किससे जुड़ा हुआ है? P से, और P कोई खास इलेक्ट्रोनेगेटिव है नहीं, तो ये बताना ये एसिडिक H नहीं है। तो बताइए कितने H प्लस बन के निकल पाएंगे? 2। तो एन फैक्टर कितना हो गया? 2। ये वाला H क्यों नहीं निकल पाया? क्योंकि डायरेक्टली किससे जुड़ा था? फास्फोरस से। तो मैंने कहा था ना, हर दिखने वाला H एसिडिक H नहीं होता, जैसे हर पढ़ने वाला आदमी समझदार नहीं होता, कुछ लोग एक्टिंग करते हैं। बताइए यहां पे आ जाइए, यहां पे आ जाइए, ये वाला H डायरेक्ट किससे जुड़ा है? डायरेक्ट किससे जुड़ा हुआ है? O से, तो ये है क्या? यस। ये वाला किससे जुड़ा है? डायरेक्ट P से, तो ये नहीं है एसिडिक H। ये वाला किससे जुड़ा है? डायरेक्ट P से, तो ये भी एसिडिक H नहीं है। तो कितने एसिडिक H हुए? सिर्फ एक। तो इसका एन फैक्टर कितना हो गया? 1। तो बताइए एन फैक्टर कितना हो गया? 3, 2, 1। अब मान लो कोई कहता मेरे को स्ट्रक्चर नहीं आता, तो सिखा दिया, लो पढ़ लो भैया। कह रहे मेरे को एसडी कैश नहीं आता, वो भी पढ़ा दिया। कह रहे एसडी कैश क्या होता है, कैसे देखते हैं, वो भी दिखा दिया। कौन नहीं होता वो भी दिखा दिया, खत्म हो गई बात। सीखिए ना, मतलब ये मत कहिए मेरे को वो नहीं आता, मेरे को ये नहीं आता, मैं ये नहीं कर सकता, मैं वो नहीं करता, मैं 1 घंटा ज्यादा नहीं पढ़ सकता, मैं 1 घंटा कम नहीं पढ़ सकता। जो है करिए, पॉजिटिव एटीट्यूड रखेंगे तभी जीवन में कुछ होगा। नहीं वर्ड आपने लगाना शुरू कर दिया ना जिंदगी में, तो बस सिलेक्शन के पहले भी नहीं लग जाएगा, नहीं हो सकता, आई एम सो सॉरी कह देगा वो। आप नहीं लगाइए, एक नहीं लास्ट में वो लगा देगा, बस खेल खत्म हो जाएगा। आप 10 नहीं लगाओगे, वो एक नहीं लगा देगा, नहीं हो सकता, आई एम सो सॉरी। क्योंकि दूसरा वाला हाँ बोल रहा है। ध्यान दीजिए, ऐसा क्यों बोल रहा हूं मैं, क्योंकि 100 बच्चे बैठे हुए, तो 100 में से 99 कह रहे हैं हाँ मैं करूंगा, या 90 कह रहे हैं मैं हाँ करूंगा, या 10 कह रहे हैं मैं हाँ करूंगा, 90 कह रहे हैं मैं नहीं 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 नहीं। तो बिल्लो नहीं, ये 10 आ जाओ अंदर भैया, बाकी अगली बार आना, जब 10 बन जाना तो आ जाना फिर। चलिए सत्य सुनिए साहब, सत्य जितनी जल्दी आप सुन लेंगे उतना बेहतर होगा जीवन के लिए। अगला कंसेप्ट है एन फैक्टर ऑफ बेस। क्या क्लास है क्या आप लोगों की? 10 बजे से क्लास है? नहीं है, है नहीं है, नहीं है, नहीं है। अचीवर वालों की है क्या? चलो एन फैक्टर ऑफ बेस सुन लो, खत्म करते हैं। एन फैक्टर ऑफ बेस सुन लो, खत्म करते हैं। देखिए एन फैक्टर ऑफ बेस क्या होता है? रिमूवेबल OH नेगेटिव। अच्छा, अगली जो क्लास से मैंने आपको बताया वो समझ गया? अब इसमें कोई दिक्कत नहीं, देखो NaOH देख लो, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड देख लो, इसमें कोई लफड़ा ही नहीं है ऐसा। तो बताओ उसको तोड़ोगे तो इससे क्या निकलेगा? एसिडिक एच का कोई कंसेप्ट ही नहीं है, जैसे एसिडिक एच वहां देखते थे, यहाँ कोई ऐसी दिक्कत ही नहीं है। यहाँ सिर्फ OH देख लो, एक OH निकाला इसने, बताओ इसको तोड़ोगे तो कितने OH निकालेगा? 2 OH निकालेगा। तो बस फटाफट एन फैक्टर निकालते जाओ। इसका एन फैक्टर कितना हो गया? 1। इसका एन फैक्टर कितना हो गया? 2। तो ये हो गया NaOH का एन फैक्टर 1, इसका कैल्शियम हाइड्रोक्साइड का 2। कर लेंगे, इसमें कोई ऐसी दिक्कत ही नहीं है, इसमें सिर्फ आपको OH काउंट करने और खत्म। रिमूवेबल तो होंगे होंगे वो, क्लियर मामला। तो एसिड भी डन, बेस भी डन, अब बचता है सॉल्ट, है ना? अब बचता है सॉल्ट। अगली क्लास के बारे में आपको बता देता हूं, ये सब डन हो गया आज। अब मैं देखिए इक्विवेलेंट वेट तक मैंने आपको करा दिया, अब इसमें बचता है लॉ ऑफ इक्विवेलेंस कराना, लॉ ऑफ इक्विवेलेंस के सवाल लगवाना, जो कि आपको आगे भी सॉल्यूशन में भी काम आएंगे, है ना? और उसके बाद आपको इंपिरिकल फॉर्मूला पढ़ाना, है ना? मिनिमम मॉलिक्यूलर मास पढ़ाना, और थोड़ा सा लॉज ऑफ केमिकल कॉम्बिनेशन पढ़ाना, ये सब बाकी रह जाता है, ठीक है? तो ये सब हम लोग करेंगे, बिल्कुल क्वेश्चन प्रैक्टिस इसका बहुत इंपॉर्टेंट है, तो ये सब हम लोग करेंगे। तो अगली मैंने आपके लिए 4 क्लासेस प्लान कर दी हैं जिसमें हम लोग ये काम करेंगे। तो 4 क्लासेस जो चलेंगे उसका मैंने आपको टाइमिंग बता दिया है, 4 क्लासेस का मैंने आपको टाइमिंग बता दिया है, दिन बता दिए हैं, आगे आप देख लीजिए यहाँ पे लिखे हुए हैं 4 क्लासेस के टाइमिंग और दिन मैंने यहाँ लिखे हुए हैं, 1 तारीख, 3 तारीख, 4 और 6, 4 दिन में ये सब बातें मैं आपको पढ़ाऊंगा। और 8 बजे से क्लास होगी, 9:30 बजे तक क्लास चलेगी रात को। और फिर केमिकल काइनेटिक्स, देखिए केमिकल काइनेटिक्स जो मैं पढ़ा रहा हूं वो उन दिनों में पढ़ा रहा हूं जिन दिनों में मैं ये क्लासेस नहीं ले रहा हूं। तो देखिए ये क्लासेस उन दिनों में होंगी जिन दिनों में केमिकल काइनेटिक्स में नहीं पढ़ाऊंगा। केमिकल काइनेटिक्स की क्लास होगी मेरी 2 तारीख को, फिर 5 को होगी, फिर 7 को होगी, फिर 9 को होगी। 2, 5, 7, 9 को तो केमिकल काइनेटिक्स चलेगी मेन बैच में। समझ पा रहे हैं? समझ पा रहे हैं भाई? और ये 8 PM से चल ही रहा है। अच्छा, तो ये 1, 3, 4, 6 को, और ये देखो 2, 5, 7, 9 को, तो हर दिन एक ही क्लास हो रही है ना? हर दिन एक ही क्लास हो रही है, 1, 3, 4, 6, 2, 5, 7, 9। और दूसरी बात, आज स्पेशल क्लास में फिर से डिस्कशन होगा,
आज स्पेशल क्लास में फिर से डिस्कशन होगा और उसका जो टाइमिंग है वो आपको मैंने बता ही दिया, कल की तरह ही टाइमिंग है। तो इस स्पेशल क्लास में दोबारा से आज डिस्कशन होगा उन्हीं सब चीजों का जो आप पूछना चाहते हैं, जो आप पढ़ना चाहते हैं। तो मैंने आपको बता दिया था कि मेरी टाइमिंग है आज की स्पेशल क्लास की 9 बजे, 9 बजे। तो जिनको भी समस्याएं हो, जिनसे सवाल नहीं लग रहे हो, दिक्कतें हो, वो लोग 9 बजे वाला सेशन किया करें और बाकी लोग भी देखा ही करें, क्योंकि फायदा होता है उसमें। 1 घंटे में ऐसा आप कोई बहुत बड़ा काम तो कर नहीं लेंगे जीवन में, है ना। और अगर आपकी क्लास इसमें छूट जाया करे तो आप रिकॉर्डिंग देख लिया करो। मैं कह रहा हूं आधे ही घंटे रिकॉर्डिंग देख लिया करो फॉरवर्ड करके, जो क्वेश्चन आपको नहीं आता है, लेकिन 1 घंटे आप इसका समय दीजिए, थोड़ी प्रैक्टिस होगी, दिमाग खुलेगा। ठीक है। नमस्कार, जय भारत। सेशन अगर आपको अच्छा लग रहा है तो हर तरफ मचाइएगा। आप मुझे हेड्स डेडिकेट कर सकते हैं, अपने व्यूज लिख सकते हैं। इस प्रोफाइल को तुरंत फॉलो करिएगा और अनअकैडमी पे जब आपको सारे क्लासेस के नोटिफिकेशन आना शुरू हो जाएंगे, ये रेफरल कोड अपने मित्रों को जरूर बताइए और पढ़ते रहिए, जबरदस्त मेहनत करते रहिए। नमस्कार। मेहनत से मत भागिए, तभी मिलेगी सक्सेस। धन्यवाद। नमस्कार, जय भारत।